क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों, जिस घड़ी का आप इंतजार कर रहे थे, जी हाँ, यहाँ पर साइंस का एनुअल एग्जाम क्वेश्चन पेपर 2026 जो कि 27 फरवरी के दिन पेपर है, उसके लिए यहाँ पर सेट बी अपन अच्छे से सोल्व करने वाले हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन है आपका क्या है यहाँ पर, ठीक है। इससे पहले मैंने सेट ए भी आपको सोल्व करा दिया, नहीं देखा तो जरूर कर लीजिएगा। देखिए मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है, वो क्या है, तो वो है आपका उत्सर्जन, ठीक है। लेंस की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, तो लेंस की क्षमता क्षमता जो है ना वो होती है डायप्टर। कोई विलियन अंडे के छिलके से पीसे हुए कवच करके से अभिक्रिया करके गैस उत्पन्न करता है, ठीक है। तो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, तो ये विलियन जो होगा, ये विलियन कैसा होगा आपका, HCl होगा, ठीक है। क्योंकि ये गैस उत्पन्न करेगी और गैस उत्पन्न करेगी तो मतलब हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। तो हाइड्रोजन यहाँ पर H इसमें है। मुकुलन द्वारा आलेखिक जनन किसमें होता है, तो मुकुलन द्वारा जो आलेखिक जनन होता है वो ईस्ट में होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम, ठीक है। जो कोई ये सभी लिखते हैं इसे कई जगहों पर, उसका सिंबल जो होता है ना वो इस तरीके से होता है, ठीक है। अपच के उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है, ठीक है। तो अपच के उपचार के लिए यहाँ पर एंटेसिड औषधि का उपयोग किया जाता है। चलिए यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपका हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन राइट रहेगा। एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज, तो डायोप्टर। तीसरा जो रहेगा आपका यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से देखिए तीसरा, तो ये तीसरा हो जाएगा HCl। फोर्थ नंबर की हम बात करें तो यहाँ से फोर्थ नंबर में आपका जाएगा ईस्ट। फिफ्थ नंबर में जाएगा आपका ओम, ठीक है। सिक्स नंबर में आपका जाएगा यहाँ पर एंटासिड, हो गया है। चलिए इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर जो 2 है, रिक्त स्थान है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में देखिए पहला रिक्त स्थान पढ़ते हैं। तो पहला है आपका सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी। सामान्य दृष्टि की जो वयस्क है उसके लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम जो दूरी होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कैसी होती है, तो आधी होती है। उसकी फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वायवीय शोषण जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। किसकी उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। वस्तुओं को हम रिक्त स्थान की उपस्थिति में देख सकते हैं, तो लाइट यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में देखते हैं। लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का जो मान होता है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। बहुत अधिक बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ से ग्रंथि द्वारा हार्मोन स्रावित होता है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा, तो यहाँ पर जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा, ठीक है, हार्मोन्स स्रावित होता है। पहला जो है यहाँ पर देख सकते हैं, पहले के लिए आपका 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। दूसरा जो रहेगा वो आ जाएगा आपका हाफ। तीसरे के अंतर्गत आपका हो जाएगा ऑक्सीजन। फोर्थ के लिए हम बात करें तो द वी कैन सी ऑब्जेक्ट इन द प्रेजेंट ऑफ, तो किसके कारण, अपन लाइट के कारण, तो LIGHT लाइट। एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द, ठीक है, सर्किट, तो अपन आ जाएगा इंक्रीज हैविली, तो इंक्रीसेस है। और यहाँ से अपन देखते हैं तो ग्रोथ हार्मोन्स इज सिक्रेटेड बाय द, तो यहाँ पर जाएगा पिट्यूटरी, तो PITUITARY, हो गया।
चलिए इसके बाद में अपन देखते हैं सत्य और असत्य। तो सत्य सत्य के लिए देखिए यहाँ पर प्लेनेरिया में मुकुलन विधि, प्लेनेरिया में मुकुलन विधि से आलैंगिक जनन होता है। तो ठीक है, ये बात भैया मुकुलन विधि द्वारा नहीं होता है, असत्य बात है ये, क्योंकि प्लेनेरिया में जो होता है ना उसमें पुनर्जनन द्वारा होता है, पुनः जनन द्वारा होता है। ठीक है, यहाँ से आपका हो जाएगा ये हाइड्रा, हाइड्रा और ईस्ट दोनों में होता है आपका मुकुलन द्वारा, इसके द्वारा इन दोनों में होता है मुकुलन विधि द्वारा। हो गया। उत्तल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। तो देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग अपन पश्च दृश्य दर्पण के रूप में करते ही हैं, तो ये बात होगी आपकी सत्य। मानव कोशिका, मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, बिल्कुल, क्योंकि 23 जोड़े होते हैं, और यदि गुणसूत्र के हिसाब से बात करें तो 46 ही हो गए। निषेचन की क्रिया आलैंगिक जनन का भाग है, तो निषेचन की जो क्रिया है आलैंगिक जनन का भाग नहीं है, असत्य बात है, ये आपका लैंगिक जनन का भाग है, लैंगिक जनन का भाग है। ठीक है, मनुष्य में 22 जोड़े लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, नहीं 23 जोड़े पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये बोल क्या रहा है, ध्यान देना है, मनुष्य में 22 जोड़े लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका असत्य है, ध्यान देना है। 22 जो जोड़े होते हैं उन्हें बोलते हैं आलिंग गुणसूत्र कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, आलिंग गुणसूत्र। और जो 23वां जोड़ा रहता है ना, 23वां जोड़ा वो होता है आपका लिंग गुणसूत्र, क्योंकि वही के कारण समझ में आता है कि ये पुरुष होगा या स्त्री होगी। ठीक है ना, लड़का है लड़की, दोनों में से कौन जन्म लेगा। टेस्टोस्टेरोन महिलाओं में यौवनावस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता है, तो असत्य बात है, ये महिलाओं में नहीं पाया जाता टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, पुरुषों में पाया जाता है। हो गया। चलिए ट्रू फॉल्स है, इंग्लिश मीडियम के लिए पढ़ लेना है आपको। पहला जो है आपका फॉल्स रहेगा, दूसरा जो रहेगा वो भी आपका फॉल्स है, ट्रू रहेगा, तीसरा ट्रू रहेगा, फोर्थ आपका फॉल्स रहने वाला है, फिफ्थ फिफ्थ की बात करें तो ये आपका फॉल्स रहेगा, और 6 नंबर पे आपका फॉल्स रहने वाला है। हो गया। चलिए चलिए इसके बाद में अगला देखते हैं आगे। यहाँ से आपका जोड़ी है ये, तो देखिए यहाँ पर आपका है समझात अंग, ये मिसप्रिंट है, तो समझात अंग का आपका हो जाएगा हमारे हाथ और कुत्ते के अग्रपाद। ठीक है, लिंग गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र का जाएगा लिंग निर्धारण, स्पाइक गोमेनोमीटर, तो इसका मिलान आपका तीसरे का जाएगा रक्तदाब। हाइड्रा में जो प्रजनन होता है, हाइड्रा में प्रजनन होता है मुकुलन द्वारा। जाइलम, जाइलम में जाएगा जल के परिवहन के लिए। और ब्रोमीन, ब्रोमीन का जाएगा यहाँ पर द्रव अधातु। यहाँ से अपना इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, तो पहला जो है आपका इसका फर्स्ट का आपका आवर हैंड। ठीक है, ये नंबरिंग कर दूं, ये दूसरा जाएगा आपका, थर्ड नंबर के लिए ये है, फिफ्थ के लिए ये, फाइव्थ और 6 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला जो देखते हैं वो क्या है हमारा यहाँ पर, एक वाक्य में उत्तर। देखिए रजोधर्म की जो अवधि होती है वो कितने दिनों की होती है, तो रजोधर्म की जो अवधि होती है वो 2 से 7 दिन की होती है, 2 से 7 दिन की होती है। ऐसी अभिक्रिया का नाम लिखिए जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, तो ऐसी अभिक्रिया का नाम है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। CH3 का पूरा नाम बताइए, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम बताइए, तो क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हो गया है ये। ठीक है, विद्युत परिपथों की
लघुपतन तथा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की जो महत्वपूर्ण युक्ति है वो क्या है आपकी? विद्युत फ्यूज। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, देखिए विद्युत चुंबकीय क्षेत्र ये गलत है, यहाँ पर चुंबकीय है बढ़ रही है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो होता है उसकी खोज किसने की थी? तो माइकल फेराडे ने की थी। माइकल फेराडे ने की थी। यहाँ से अपन देखिए तो पहले का आपका देखिए 2 days 2 7 days हो गया। दूसरे की हम बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। फोर्थ के अंतर्गत आपका जाएगा क्लोरोफिल, ठीक है, हो गया। अब फिफ्थ में देखिए, फिफ्थ में आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज, और सिक्स नंबर के अंतर्गत आपका रह जाएगा यहाँ पर माइकल फेराडे, हो गया। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है, यहाँ से तो मैं पूरे क्वेश्चन आंसर आपको एक साथ ही सॉल्यूशन के साथ समझा देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। धैर्य और शांति से सारी चीज़ों को समझिएगा। ये मैंने आपको यहाँ पर सेट बी जो है उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके पहले मैंने आपको सेट ए समझा दिया है, सेट सी डी ई एफ भी जल्दी आएंगे यदि आप थोड़ा रिस्पॉन्स अच्छा दोगे तो। चलिए ठीक है, तो आपको बढ़िया से इस क्लास को अब अटेंड करना है। यहाँ से सॉल्यूशन भी मैंने अच्छे समझाया है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों का रहेगा। तो चलिए सेट बी का अपन पूरा सॉल्यूशन देख लेते हैं। 6 से लगाकर 23 तक का जो पूरा सॉल्यूशन है उसको मैं पूरा आपको सोल्व करवाऊंगा, और मैं वादा आपसे करता हूं कि आप पूरे ध्यान से और लगन से देखोगे ना तो ये मेरी जवाबदारी है कि ये आपको पूरे 6 से 23 तक के क्वेश्चन बस एक बार पढ़ने की आवश्यकता होगी और पूरे क्वेश्चन यहीं पे मैं याद भी आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो ध्यान से और धैर्य से तो देखना ही पड़ेगा, समय जरूर लगेगा, लेकिन मेरे बच्चों बिल्कुल भी चिंता आप करने की जरूरत नहीं, मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस करता रहूँगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो देखते हैं। एथेनोइक अम्ल की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। देखिए एथेनोइक अम्ल की जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है उससे पहले इसका सूत्र याद होना चाहिए। तो देखो एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या है? CH3COOH। ध्यान दो इसको। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात क्या है उसको देखो ध्यान से। तो यहाँ पर देखेंगे कार्बन जो होता है ना, तो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 6, लेकिन इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इसके डॉट कितने रखाएंगे? 4। हाइड्रोजन जो होता है उसका परमाणु क्रमांक 1 होता है और इसके बाह्यतम कोश में भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 8 और इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हैं। इस बात को नोट आप कर लीजिएगा। क्या बोला है, समझ में आया आपको? कि मैंने कहा है कि कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 6, फिर मैंने इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन क्यों दिए? क्योंकि रूल अपना ये है कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तीसरी कक्षा में 16 हो जाएगा, चौथी में 32 हो जाएगी, पर अपने को 2 और 8 में अपना काम हो जाएगा। यानी पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बनाएंगे? 2। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 8। अब कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है 6, तो 6 में से 2 चले गए, बचे कितने? 4। जो बचे हुए रहे ना वही उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक है 8, 8 में से 2 चले गए तो इसकी आत्मा तृप्त हो गई 2 में, तो पहली कक्षा की।
दूसरे के लिए बचे 6, तो इसकी आत्मा तृप्त नहीं हुई। तो जो बची हुई है ना, उसे कहते हैं बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तीसरा अपना हाइड्रोजन है और इसके बाह्यतम कोश में है 1 इलेक्ट्रॉन और इसका परमाणु क्रमांक भी 1 होता, तो इसकी तो पहली कक्षा ही नहीं दबी। यानी इसके पास 2 आ जाएंगे तो ये इसकी आत्मा तृप्त कर लेगा, याद रह जाएगा। अब मैंने कहा है आपको कि कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन हैं, बाह्यतम कोश में 4 है, ऑक्सीजन के कितने हैं 6 हैं, हाइड्रोजन के 1 है। तो बस ये जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके डॉट लगते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बहुत ही सिंपल है। तो देखिए इसका सूत्र क्या है हमारा, यहाँ पर लिख लेते हैं CH3COOH, है ना। देखिए पहला आपने कार्बन ले लिया C, ठीक है, H3 है तो इसका 1H और ये 1H, है ना। अब यहाँ पर इस कार्बन के पास में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, तो एक यहाँ पे लिख देंगे, एक यहाँ पे लिख देंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। सिंपल समझ में आया है। अब हाइड्रोजन के पास के बाह्यतम कोश में कितने हैं, एक एक है, एक एक, तो ऊपर लगा दो नीचे लगा दो कहीं पे भी लगा दो। इसका मैंने हाइड्रोजन का ये एक यहाँ ले लिया, किसी भी तरीके से लगा सकते, यानी दोनों डॉट भी लगा सकते हो, ये क्रॉस भी ले सकते हो। यहाँ से ये भी है, बस हो गया तीनों के पास। अब अपन ने देखा कि H जो है वो तो 2 में ही आत्मा तृप्त कर लेगा, तो ये इसने आत्मा तृप्त कर ली 2 में। यहाँ से भी आत्मा तृप्त हो गई इसकी 2 में, इसकी भी आत्मा तृप्त हो गई 2 में। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। अब अगला जो देखते हैं, अगला मुद्दा क्या है, CH3 हो गया, अब C आया फिर से, तो ये अपन ने यहाँ लिख दिया एक और C। ठीक है। अब इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, ये जो लिखा था इसके पास कितने हो गए हैं, देखो ये COOH रहेगा, तो ऐसा अपन और H ऐसे लिख देंगे, वो बात की बात है, अपन आगे बढ़ते जाएंगे सीखते जाएंगे। अब यहाँ पर हम बात करें कि इस कार्बन की आत्मक तृप्त कितने में होगी, तो 8 में होगी, तो 2 तो ये यहाँ पे है, देखो 2 यहाँ पे 4, 2 यहाँ पे 6, एक साथ हो गया, तो सामने वाले से केवल कितना लेगा, ये 1 लेगा, तो 1 इसने यहाँ पे लिया और रख लिया, तो इसकी भी आत्मा तृप्त होगी। देखो ध्यान से आप गोल घेरा बनाओगे तो, वो गोल घेरा तो बनाया पर समझ रहे हो, ठीक है। अब ये तो इधर का तो क्लियर हो गया अपना कार्बन के लिए। अब ये जो कार्बन है ये भी कितने में आत्मा तृप्त होगी इसकी, बोलो जल्दी से, तो इसकी आत्मा तृप्त होगी 8 में, ठीक है। और इस ऑक्सीजन की भी आत्मा तृप्त होगी 8 में, पर ये जो ऑक्सीजन है ओ लिखा है, इसके पास में रहते हैं, ऑक्सीजन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन, कितने होते हैं भाई को उसमें 6, तो 6 के लिए देखो 2 तो यहाँ रख दो, 2 यहाँ रख दो, और 2 तो इसको उधार लेने ही पड़ेंगे क्योंकि 6 है तो 8 करने पूरे। तो भाई साहब ये कार्बन के पास से 2 तो इसने ले लिए, बोलो हाँ, ये 2 डॉट धर दिया अपन ने बाद में, तो ये ऑक्सीजन के पास भी 8 हो गए हैं, देखो ध्यान से। अब ये कार्बन जो है ये वाले के पास में कितने हैं, 4 है, तो एक तो इसने इसको दे दिया था, देखो याद करो, 2 इसको दे दिए, 3 हो गए, 3 के बाद में बचा कुत्ता है 1 यहाँ पे, ठीक है। तो अब 8 करने के लिए 2 यहाँ पे हो गए, 2 दोनों की 4, 6, 6 ने 7, तो इस ऑक्सीजन के पास में से कितना लेगा, ये 8 हो गया, तो ये कार्बन वाला भी, ये भी इसकी भी आत्मा तृप्त हो गई। अब ये ऑक्सीजन बचा, तो इस ऑक्सीजन के पास में कितने होते हैं, 6 होते हैं, 6 में से एक इसने उधार दे दिया इसको, तो 1 2 2 2 4 5 हो गया, 4 हो गया, और ये के 5 हो गया, इसका 5, और इस हाइड्रोजन के पास में से इसने ले लिया ये 6 हुआ। अब गिनती करो हाइड्रोजन की, तो पहले तो ये हाइड्रोजन इसने भी आत्मा तृप्त कर ली 2 में, बोलो हाँ या ना। अब इस ऑक्सीजन को अपने को 8 देने हैं, तो 2 तो इसके पास हो गए, यहाँ पे 2, 2 यहाँ पे रहे 4, 2 यहाँ पे रहे 6, और 2 ये 8, तो ये भी आपका अंत में जाके ये भी आपका 8 की तरफ तो दब गया। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है इसलिए थोड़ा दिक्कत आ रही है, अब ये प्रॉपर आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे। ठीक है, इसको समझो एथेन को, ये बहुत ही सिंपल पड़ेगा अब आप लोग, है ना। एथेन का जो सूत्र है वो देखो क्या है, C2H6 है, क्या है C2H6, C और ये C, H कितने हैं, फिर से कर देते हैं थोड़े से, ये हो गया C और ये हो गया C, H कितने इसमें 6, तो 1 2 और ये 3 4 5 और ये 6, समझो। इस हाइड्रोजन के पास में बाह्यतम कोश में 1 बताया अपन ने, इसके पास भी 1 है, 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 इसके पास भी 1। अब हाइड्रोजन की जो आत्मा तृप्त होगी वो 2 में ही होगी, तो इनको एक एक की जरूरत है, तो एक एक उधार लेगा तो उधार देगा भी सही। तो इस कार्बन के पास से लिया 1, ये कार्बन तो एक ही है, 2 3, अब कार्बन के पास में कितना रह गया, कार्बन के पास में होते 4 पूरे, तो 3 दे दिए, 1 बचा, तो 1 मैंने यहाँ पे क्रॉस लगा,
इसी तरीके से यहाँ भी कार्बन है अपने पास में, इसके पास भी कितने हैं, 4 है। तो एक तो इसको दिया, एक इसको दिया, एक इसको दिया। हुआ नहीं हुआ, जल्दी बोलो फटाफट। हो गया 3। 3 के बाद में एक और रह गया, एक सामने वाला इसको दे देगा। अब पहले तो हाइड्रोजन की आत्मा तरफ तक करो 2 में, लो साहब, ले भैया तू भी धाप जा रे, ले भैया तू भी धाप ले, ले भैया तू भी ले भैया, और तू भी ले। हुआ नहीं हुआ, बोलो हाँ है ना। अब ये कार्बन क्यों करना, तो कार्बन 8 में होगा, तो 2 तो यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ 6 और 2 यहाँ। इसका गोल घेरा कहाँ जाएगा, यहाँ से, इसका यहाँ से, इसका यहाँ से, ये इसको भी क्रॉस करता हुआ चला जाएगा। देखो ध्यान से, बोलो हाँ है ना। ये थोड़ा सा ये सब कर पाओगे नहीं कर पाओगे। इसी तरीके से इस कार्बन के लिए तो 2 ये यहाँ, 2 ये यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ। तो इसको ऐसे लेना है केवल कि ये केवल बिंदु बिंदु है बस। समझ में आ गया। इस तरीके से आप इसको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना समझ सकते हैं। फिर भी यहाँ क्लियर नहीं है, ठीक, मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना करें, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे सीखे, बाई एनसीईआरटी कोचिंग, ऐसे सर्च कर लेना, आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि पाचक एंजाइम के कार्य क्या है। पाचक एंजाइम क्या है, जो पाचन में मदद करे। ये प्रोटीन को अमीनों में बदलते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलते हैं। समझ में आया कि पाचक एंजाइम क्या करते हैं, पाचन में मदद करते हैं, ये प्रोटीन को अमीनों में बदलते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलते हैं, ये वसा को वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देते हैं। ठीक है, ये वसा को वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देते हैं। तो पाचक एंजाइम के कार्य समझ में आ चुके हैं मेरे हिसाब से, कि पाचन में मदद करेंगे, प्रोटीन को अमीनों में बदलेंगे, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलेंगे, और वसा को वसी अम्ल में बदल देंगे, और ग्लिसरॉल में बदल देंगे। और क्या सिंपल है, यही सेम हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे करेंगे। लो साहब, ठीक है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ डिजेटिव एंजाइम्स, तो फंक्शन आर डिजेटिव एंजाइम। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में 4 ऑप्शन है, कर पाओगे, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। इसके बाद में अथवा क्या है, अथवा है स्वापोषी पोषण किसे कहते हैं। देखिए, स्वापोषी का मतलब क्या है, स्व मतलब होता है स्वयं। शब्द को चयन करना सीखो बेटे ना, ठीक है। देखिए, अपने को मेहनत अच्छी करनी है, मेहनत इस तरीके से करनी है कि मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, कि अपन कोशिश भी नहीं करे बहुत गलत बात है। ठीक है, आपको सफलता मिले या नहीं मिले वो तो अपने किस्मत की बात है, मुकद्दर की बात है, पर लेकिन अपन मेहनत भी नहीं करे फिर भाई साहब ये तो बहुत बड़ी गलत बात है यार। ठीक है, तो जितने भी हमारे सज्जन हैं, संत पुरुष है, हमारी बहन सुरपनखा और कालीचरण रामचरण हो, ठीक है, मैं आपके साथ हर पल खड़ा हूँ, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। साइंस का पेपर में आपको टॉप कराने की जवाबदारी मेरी। जब मैं मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, अच्छे से सॉल्यूशन समझा रहा हूँ, प्रॉपर गाइडेंस कर रहा हूँ, फिर भी नहीं सीख रहे हो, तो मतलब आप मंजिल तो मिले ना मिले गलत बात है, पर आप कोशिश ही नहीं कर रहे हो भैया, ये तो बहुत गलत बात है यार, है ना। तो अच्छे से मेहनत करो, जल्द डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तैयार हूँ और आप भी तैयार हो। तो आप और मिलकर हम मिलकर बिल्कुल एमपी बोर्ड में तेल का मचाएंगे। ठीक है, तो स्वापोषी का मतलब क्या है, स्व मतलब होता है स्वयं। ठीक है, स्व मतलब होता है स्वयं, पोषण मतलब अपना भोजन स्वयं बनाएगा। तो ऐसा पोषण जिसमें जीव या पौधा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऐसे जीव को तो हम स्वापोषी जीव कहते हैं। पर उनके द्वारा इस तरह का जो पोषण है उसे हम कहते हैं स्वापोषी पोषण। ठीक है, रहेगी ध्यान कि ऐसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, और तो इस तरह के पोषण को हम स्वापोषी पोषण कहते हैं, और इस तरह के जीवों को हम स्वापोषी जीव कहते हैं। ठीक है, नीचे इंग्लिश मीडियम वाले भर लेंगे, बढ़िया से कर लेंगे कंप्लीट, समझा दिया है। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम की क्लास एक प्रॉपर अपन ने अलग से एक सर के द्वारा पढ़ाई गई है ना, प्रॉपर गाइडेंस करते हैं, और अपन यहाँ लप्पा छप्पा मारे मतलब नहीं साहब, हिंदी मीडियम को पढ़ाते हैं। ठीक है, हम तो हमारे गाँव वाले बच्चों के साथ खड़े होते हैं, क्योंकि हमारा गाँव का बच्चा अधिकतर हिंदी मीडियम में। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे कई कलेक्टर आएंगे, नहीं यार हाँ साहब हम तो इंग्लिश मीडियम में, हम गाँव गए, तो भैया अच्छी बात है, तब इंग्लिश मीडियम में चल गए। पर जो हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे उनके लिए मैं प्रॉपर गाइडेंस कर रहा हूँ। डरो मत, मैं खड़ा हूँ ना, तो फिर भी डरने की जरूरत नहीं है। इधर मैं खड़ा हूँ, देख लेंगे जो होगा, चिंता की जरूरत नहीं है ना।
चलो अब क्वेश्चन समझ लें। चलिए, हाइड्रा में मुकुलन किस प्रकार होता है? हाइड्रा में मुकुलन, तो देखो हाइड्रा में मुकुलन जो है वो देखो यहाँ चित्र के माध्यम से समझो इसमें, क्योंकि चरणवार उसका दे दिया भी सही उसने। तो हाइड्रा में क्या होगा कि इसमें प्रत्येक जीव क्या करेंगे, एक मुकुल बनाएंगे, उभार बनेंगे। प्रत्येक जीव की कोशिका पर क्या बनेंगे, उभार बनेंगे, उभार। ठीक है, प्रत्येक जीव की कोशिका पर क्या बनेंगे, उभार। और जिन उभारों को क्या कहते हैं अपन, मुकुल कहते हैं। क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं। और ये जो उभार है ये आगे जाकर ये विकसित होकर प्रत्येक उभार या प्रत्येक मुकुल एक नए जीव का निर्माण करता है। तो इस तरह की प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, मुकुलन। ठीक है, तो ये हो गया आपके सामने यहाँ पर मुकुलन किसे कहते हैं। तो हाइड्रा में कोशिकाओं में नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर उभार विकसित हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कुछ जीवों की कोशिकाओं पर उभार उत्पन्न हो जाते हैं और ये उभार वृद्धि करेंगे और नए जीव का निर्माण करेंगे। बस इस तरीके से ये नया जीव का निर्माण करेंगे और प्रत्येक जीव एक नए जीव को विकसित कर लेगा। इसी को अपन कहते हैं मुकुलन। समझ में आ गया? आगे बढ़े। ठीक है, इसमें क्रमवार ये आपका आरेख हो गया, इसका देख सकते हैं। इसी के अथवा वाला क्वेश्चन समझते हैं। सिंपल परिभाषा करी ये चीज़ याद भी नहीं हो रही नहीं, तो सिंपल आप बोल सकते हैं कि प्रत्येक जीवों, कुछ जीवों के शरीर पर, ठीक है, कुछ जीवों के शरीर पर उभार पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कुछ जीवों के शरीर पर उभार पाए जाते हैं जिन्हें हम मुकुल कहते हैं। और ये उभार वृद्धि करके प्रत्येक मुकुल या प्रत्येक उभार वृद्धि करके एक नन्हे जीव को जन्म देता है या नन्हे जीव में बदल जाता है। तो इस प्रकार के जनन को ही हम मुकुलन कहते हैं। कर लोगे? चलिए अगला क्या है, अथवा। इसका अथवा पढ़ते हैं, क्या कह रहा है अथवा, देखो ध्यान से। गर्भ निरोधक युक्तियाँ, गर्भ निरोधक गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियों के वर्णन कीजिए। यानी गर्भ निरोधक युक्तियाँ क्या होती हैं और उनको, उनकी प्रमुख विधि बतानी है। देखो गर्भ निरोधक का मतलब क्या होगा, गर्भ, ठीक है, गा से गर्भ हो गया है। ठीक है, निरोधक मतलब हो गया है रोकना। ठीक है, ठीक है, और युक्ति मतलब होगा उपाय। लो भैया, तोड़ दिया मैंने, तो बीच में से तोड़ मरोड़ कर दिया। तो गर्भ धारण करने से जो रोकेगा, ऐसे उपाय करोगे तो उसे कहते हैं गर्भ निरोधक विधिया या युक्तिया। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, तो वे युक्तियाँ जो गर्भ धारण होने से रोकती है उन्हें गर्भ धारण धारक युक्तियाँ कहते हैं। अब ये विभिन्न प्रकार की हो सकती है। तो गर्भधारक की विभिन्न विधियां निम्न है। देखो पहली है यांत्रिक। यांत्रिक क्या है, इस विधि में शुक्राणु को अंडाणु से मिलने से रोका जाता है। अब इसका मतलब क्या है, इसके लिए पुरुष कॉन्डोम का इस्तेमाल करेगा, स्त्रियों के द्वारा कॉपर टी या लूप का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यानी कि बच्चे को जन्म देने से रोकना है, सिंपल सी बात है। समझ में आ गया? तो पहली है यांत्रिक विधि। यांत्रिक मतलब यंत्र का उपयोग करेंगे, यंत्र में आपका कॉन्डोम आ गया है, कॉपर टी आ गया, ये चीज़ें आ जाएगी। समझ में आ चुका होगा? अच्छा, शल्य क्रिया विधि। शल्य क्रिया विधि का मतलब ये है कि इस विधि के अंतर्गत नर की शुक्रवाहिनी और मादा की अंडवाहिनी का अवरोध किया जाता है। लो साहब, ये में कहीं मतलब, तो भाई साहब नसबंदी करे लो, अने भाई बहन ऑपरेशन करे लो। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा कि इस विधि में नर की शुक्रवाहिनी और मादा की अंडवाहिनी का अवरोध किया जाता है, उसमें रुकावट डाली जाती है। इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए पुरुषों में तो नसबंदी कराते हैं और महिलाओं में, ठीक है, ट्यूबेक्टोमी की क्रिया होती है। अब ट्यूबेक्टोमी की क्रिया क्या है भाई साहब, ऑपरेशन हो ये रही। ठीक है, हार्मोन संवर्धन द्वारा। हार्मोन संवर्धन द्वारा क्या है, गोली होन खाई लो जिनसे औलाद पैदा नहीं हो। ठीक है, मादा के द्वारा इंजेक्शन का उपयोग कर लो तो उसके कारण भी औलाद पैदा नहीं होती। ठीक है, अच्छा, तीसरा क्या है, प्राकृतिक विधि है। प्राकृतिक विधि का मतलब क्या, इस विधि में स्त्री मासिक ऋतुस्राव के बाद में 10 से 17 दिन तक संभोग करने से बचती है। यानी स्नान कर लिया, सब जानते बेटा। ठीक है, ऋतुस्राव का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक जो महिला होती है उनमें गर्भ धारण करने की अवस्था में
प्रत्येक महीने उनमें, ठीक है, क्या होता है, अंडवाहिनियों द्वारा अंडाशय का निर्माण किया जाता है। और अंडाशय का निर्माण करता है, जब बच्चे बच्ची जन्म लेने के लिए अंडाशय का निर्माण किया, तो अंडा जब भ्रूण का निर्माण नहीं कर पाया, बच्चा नहीं बन पाया, ठीक है, तो बच्चा नहीं बन पाया तो वो फिर वो गर्भाशय की दीवार से मतलब वो अंडा फूट जाएगा, जिसको वो रक्त के बहाव के रूप में रह भी है बहेगा, उसी को अपन कहते हैं ऋतुस्राव। जानते कि नहीं जानते, सभी को पता है बेटा ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्राकृतिक विधि में क्या आ जाएगा कि इस विधि में मासिक धर्म के बाद में स्त्रियां मतलब स्नान करने के बाद में, है ना, सब जानते हैं स्नान करना, ठीक है, 10 से 17वें दिन के तक संभोग करने से बचेगी, क्योंकि इस समय ही गर्भधारण की संभावना सबसे अधिक होती है, ठीक है, क्योंकि 17 दिन के बाद में तो वो अंडा जो है वो परिपक्व हो जाता है, वो फूटने की कगार पर आ जाता है। तो 18 दिन, 19 दिन, 21 दिन, धीरे धीरे 28वें दिन तक किसी किसी महिलाओं में 22 दिन के बाद में ऋतुस्राव शुरू हो जाता है। ठीक है भैया, समझ में आया नहीं आया है? समझ में आ चुका है मेरे हिसाब से कि गर्भ निरोधक युक्तियाँ क्या है, कि वे विधियाँ जो गर्भधारण करने से रोकेगी उन्हें गर्भधारण निरोधक युक्तियाँ कहेंगे। इसकी अनेक विधियाँ हो सकती हैं, एक यांत्रिक विधि, शल्य क्रिया विधि, हार्मोन्स विधि और प्राकृतिक विधि। तो यांत्रिक में आ जाएगा, यंत्र का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर आपको बता ही दिया है यंत्र में के अंतर्गत क्या आएगा। शल्य क्रिया में मतलब नसबंदी हो जाएगी, ठीक है, और नसबंदी केवल पुरुषों में होती है बेटा, और महिलाओं में होती है ऑपरेशन का काम, है ना, ट्यूबेक्टोमी का काम, ठीक है, और नसबंदी को वेसेक्टोमी भी कहते हैं इंग्लिश में ना। प्राकृतिक विधि में आप सब जानते हैं, अभी बताया मैंने, 10 से 17 दिन तक संभोग करने से बचेगी, और हार्मोन से संवर्धन में जाएगा, गोली वोली इंजेक्शन इंजेक्शन खाएगा को, ठीक है। यहाँ से अपन ये इंग्लिश मीडियम का कर लेंगे, हो गया, ये यहाँ से हो गया, इतना हुआ। अब अगला देखते हैं, ठीक है। अब प्लेसेंटा के कार्य, लो साहब, प्लेसेंटा का कार्य क्या है, ठीक है, प्लेसेंटा के कार्य क्या है, देखो प्लेसेंटा बच्चे को ठीक है माता से रक्त का प्रदान कराती है, ठीक है, मतलब क्या करती है, यहाँ माँ के रक्त से ग्लूकोज, ऑक्सीजन आदि भ्रूण प्रदान करती है, ठीक है, यहाँ भ्रूण के अपशिष्ट पदार्थों का निपटान भी करती है, ठीक है भैया, समझ में आ गया। तो अच्छा, एक लाइन को पढ़ो ध्यान से, यहाँ पर कि क्या लिखा है, प्लेसेंटा का कार्य क्या है, कि यहाँ माँ के रक्त से, माँ का जो खून होता है उससे ग्लूकोज निकालेगी, ऑक्सीजन निकालेगी और उसको भ्रूण को देगी। यानी कि आपने जो है जब माँ के पेट में थे नहीं तब जब भैया, तो 9 महीने तक तुमने माता का खून पिया है, ध्यान रखना है। और फिर भाई साहब एक गाँव में ऐसा हुआ था बेटा, ध्यान से सुनना है ना, ठीक है, एक गाँव में ऐसा हुआ था, एक माँ थी और एक बेटा था, ठीक है भैया, तो एक माँ थी और एक बेटा था, बहुत ही बढ़िया कहानी है ये, ठीक है, और इस कहानी से हमने को जीवन में शिक्षा लेनी है, समय आएता रहेगा, ठीक है, पढ़ाई अपनी जगह रहेगी, पर बेटा जो संस्कार है माँ बाप के, वो संस्कार को बता देना है। दाई जी की नाक न माई की नाक मत काट जो दादा हो, हाथ जोड़ के निवेदन है, ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना, तो कहानी को ध्यान से सुनना, ठीक है, मेरे को ध्यान आ गया है इसलिए मैं बता देता हूँ, ठीक है। जो एक बार एक ऐसा हुआ कि एक बच्चा जो था, इसकी माता ने उसको खूब अच्छे से खिलाया पिलाया, अच्छे से उसका व्यवहार किया, उसका पालन पोषण किया, और हर एक माता करती है। अभी भी आप भी पढ़ते होंगे ना, तुम यदि रात को 2 बजे भी वीडियो देखते होंगे या ये 12 बजे भी वीडियो कर रहे होंगे, ठीक है, या देख रहे होंगे, देखो बेटा मैं तो जो वीडियो शूट कर रहा हूँ इसमें मैं आप रियल बता रहा हूँ आपको, अब बज चुकी 1:15 रात को आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं हमारे बच्चों के लिए मेहनत करता रहता हूँ, ठीक है। तो बीच बीच में कई कई की बार भगासी भी आएगी भैया, वो तब नींद आएगी, अपन भी मनक है, कोई भगवान नहीं है। तो इसी तरीके से अब जब आप मेहनत करते हो ना, तो आपकी माता जो है जिंदगी में, जीवन में एक ही दो दो चीज़ें हैं जो निस्वार्थ भावना से काम करते, एक तो माँ और एक बाप, ठीक है। तो माता जो होती है ना, आप मेहनत करते हो, आप पढ़ते हो, तो वो साइड में उसको नींद नहीं आएगी, वो साइड में धीरे धीरे नानी सो जा बेटा, रे आदमी धन कर लीजिए बेटा, तो ये चीज़ें करती रहती है माँ की। तो वो उसी तरीके से उस बच्चे का पालन पोषण किया माँ ने, खूब पालन पोषण किया, अच्छे से पोषण किया, ठीक है। अब जो बड़ा हुआ तो धीरे 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 उसकी पत्नी आई, ठीक है, तो पत्नी आई, अब माँ तो माँ होती है भैया, किसी कारणवश किसी बच्चे को माँ ने ठीक है, माँ दुलार करती रहती है, ठीक है। तो उसको बाद धीरे धीरे बाद माता समझाई, वो एक तो उसकी पत्नी के मोह में इतना फंस गया, इतना फंस गया कि उसने माँ की कदर करना छोड़ दी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि माँ ने उससे कहा कि कई की घटना हुई होगी
तो घटना हुई तो उसमें धीरे धीरे बातें बढ़ गई। आप देखते हैं अगल बगल अपने ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं अधिकतर ये। तो बात बढ़ी तो उसने माँ ने कहा कि तेरे को तो मैंने वैसे ही बेटा 9 महीना घर कोख में धारण करिया। ठीक है, तो वो बच्चा क्या जवाब देता है कि आप मैं अच्छो करियो तो उन्हें अच्छो करियो। ठीक है, ये बेटा हकीकत बात बता रहा हूँ मैं, ये कहानी नहीं बता रहा मैं ना। ठीक है, जब मैं बचपन में था नहीं तो मेरे अगल बगल ऐसे हैं गवार हो मत कमेर हो, वो जो माता पिता की कदर नहीं करते हैं, रहते हैं हमारे आसपास ऐसे कई मत कमेर हैं जो माँ को इनको गाल दे। ठीक है, तो वो ऐसे बदनबी नसीबी को तो भगवान भी जगह नहीं देगा। तो वो क्या कि माता को है नहीं, माँ ने की उसको कि यार उसकी मम्मी ने की कि तारे तो फालतू ही खोटी भैया है नहीं 9 महीने तक गर्भ धारण कराए। तो वो क्या कि ठीक है माँ यहाँ पे अच्छो करे तो नहीं रख लियो पेट में, तो अब तुम्हारा पेट में रह लीजिए 9 महीना तक। बताओ बेटा ये बात जाके कहाँ पड़ेगी। ठीक है, इस बात को उस गधे को ये नहीं पता है कि तूने माता का खून ही पिया है, खून पिया 9 महीने तक। ठीक है, अपनी पेट को काट काट के खिलाया है तेरे को 9 महीने तक, और तू ऐसा व्यवहार करता है। वो 2 दिन का ही नहीं वो, अब मैं यह शब्द गलत नहीं कह दूंगा क्योंकि मैं तो गाँव का आदमी हूँ, मैं कुछ भी कह सकता हूँ। और 2 दिन की राई पांगली आई, उसका नखरा तो दिन रात उसके लिए क्रीम पाउडर इनमें ही मेरा जीवन जा रहा है। अरे बेअकल बुद्धू। ठीक है, तेरी माँ की कदर नहीं करा, तू तेरे माँ बाप की नाक काट रहा है। और इनमें से भी कई बच्चे यहाँ पे अभी भी, आप जो वीडियो देख रहे हो ना, इनमें भी कई ऐसे जो नाक काटते रहते हैं। नाक काटने का मतलब समझते हो गाँव में इज्जत उतारना, जो माता पिता की इज्जत उतारते रहते हैं अभी भी टाइम पास करेंगे, ये वीडियो देखते देखते बीच में से चले जाएंगे, मेहनत नहीं करेंगे। थोड़ी कदर कर लो, हाथ जोड़ के निवेदन है। तो उन बच्चों के लिए मैंने यहाँ पर ये गाइडेंस दी है, ये बातें बताइए। ये वास्तविकता सच है, पढ़ाई लड़ाई जो है, पढ़ाई है लड़ाई है, दुनिया भर का काम है तो जीवन भर चलता रहेगा। ठीक है, पर अपने संस्कारों को ध्यान रखना है, क्योंकि गाँव की मर्यादा यही होती है, संस्कार सबसे बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, तो अपनी इज्जत मत उछालना भैया, अच्छे से मेहनत करना है। ठीक है, अच्छे से पढ़ो ताकि अपने माता पिता का नाम रोशन करो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कायिक प्रवर्धन क्या है? कायिक प्रवर्धन में क्या आएगा? जब पौधे की वृद्धि भाग, ठीक है, पौधों की जब वृद्धि भाग जैसे जड़, तना, पत्ती के द्वारा नया पौधा तैयार किया जाता है तो उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। मतलब अब जब पौधे के जड़, सिंपल सी भाषा में आप लिख भी सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि मैं बताऊं वैसे ही करो, समझोगे तो पूरा प्रॉपर समझ में आएगा। जब पौधों की जड़, तना, पत्ती आदि के द्वारा नया पौधा तैयार किया जाएगा तो उसे कहते हैं कायिक प्रवर्धन। कायिक का मतलब होता है काया। अब पेड़ पौधों की काया कौन है? अपने शरीर की काया कौन है? अपनी चमड़ी। ठीक है, अब पौधों की काया कौन है? पौधों की काया है उसकी पत्ती, उसकी जड़, उसका तना। तना जिसको अपन गाँव में भी कहते हैं ढगला, वो चीज है। तना जड़ पत्ती के द्वारा नया पौधा बनेगा। जैसे गन्ने से, सब जानते हैं गन्ना साटा। ठीक है, गुलाब की डगली लग जाए। ठीक है, अंगूर आदि के पौधे तैयार करना, ये उदाहरण हो गया कायिक प्रवर्धन का। सिंपल है, कठिन तो नहीं लग रहा है। सेम इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे नीचे कर सकते हैं। मेंडल का पृथक्करण का नियम बताना है। ठीक है, मेंडल का पृथक नियमकरण का नियम क्या कह रहा है कि जब युग्मकों के निर्माण के समय दो एलील जोड़े, एलिलिक नहीं है ये, यहाँ पे ये ली मतलब यही आ गया आखिरी। तो जब युग्मकों के निर्माण के समय दो एलीली जोड़े पृथक हो जाते हैं और एक युग्मक में एक ही जोड़ा जाता है तो जीन की यहाँ प्रवृत्ति पृथक्करण कहलाती है। जीन की यहाँ प्रवृत्ति क्या कहलाती है? पृथक्करण कहलाती है। और इसे ही पृथक्करण का नियम भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पृथक्करण का नियम कहते हैं। समझ में आ गया भैया कि युग्मकों के निर्माण के समय दो एलीले जोड़े पृथक पृथक हो जाते हैं और एक युग्मक में केवल एक ही जोड़ा जाता है। ठीक है, एक ही पेयर जाता है तो जीन की यहाँ प्रवृत्ति पृथक्करण, और इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। आगे बढ़े जुलूस। ठीक है, ले चले भैया जैसलमेर की तरफ कॉलेज ला, अभी यहीं ले ले लो। अब अगला प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रभावी और अप्रभावी लक्षण। सिंपल है। देखो भैया मेंडल दादा था जो वास्तव में मेंटल ही था, नाम उसका मेंडल, ट्रिक के जरिए याद कराना चाह रहा हूँ, मेंटल था, पागल ही था, बटला का काम किया उसने। ठीक है, तो क्या बोला है कि प्रभावी लक्षण क्या है कि जब विपरीत जोड़ों के साथ क्रॉस कराया मेंडल जी ने, तो जब विपरीत लक्षणों के जोड़ों के साथ क्रॉस कराया तो पहली पीढ़ी में जो लक्षण प्रदर्शित हुए प्रभावी मतलब है जो दिखे,
तो विपरीत लक्षणों के जोड़ों में जब क्रॉस कराया गया तो पहली पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई दिए उन्हें प्रभावी लक्षण कहा गया। समझ में आ गया है। और जब विपरीत लक्षणों के जोड़ों में क्रॉस कराया गया तब पहली पीढ़ी में जो लक्षण छिपा रहा, जो नहीं दिखा, जो ढूंढ ढूंढ के थक गया, कहाँ है रे, कहाँ है, वो लुकड़ गया, वो छिप गया, बस उस लक्षण को क्या कहा, अप्रभावी लक्षण। और जो जबरदस्ती दिखा, प्रदर्शित हुआ, ठीक है भैया। अब शब्द को चयन करो बेटा, परिभाषा तभी याद होगी। समझ में आ गया है कि जब विपरीत लक्षणों के जोड़ों में क्रॉस कराया गया तो पहली पीढ़ी में जो लक्षण प्रदर्शित हुए उन्हें प्रभावी लक्षण कहा गया, और जो लक्षण छिप गए उन्हें अप्रभावी लक्षण कहा गया। सिंपल तो है इसी, ऊपरे में बता दो, दूसरे में छिपा दो, हो गया। भाई साहब इंग्लिश मीडियम वाले दादा मेरे बस के बात है, तुम्हारा हाथ जोड़ लूँ, ठीक है। तुम यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और प्रॉपर बेटा, ये तो सारी चीज़ें मजाक की बीच बीच में एडवर्टाइज देता हूँ मैं, ताकि हमारे बच्चे बोरिंग ना हो, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों, आप सभी से निवेदन है कि एक प्रॉपर वीडियो आपके लिए इंग्लिश मीडियम का डाल दिया गया। जिस तरह ये क्लास ले रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम की अक्सर क्लास ले रहे हैं अपने, ठीक है। तो वहाँ से आप इंग्लिश मीडियम को कवर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़े आगे। थर्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं? लो साहब, थर्मिट अभिक्रिया क्या है? वे अभिक्रियाएं जिनमें अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी। आपने देखा कभी, क्या देखा कि गौर से देखा होगा, रेल की पटरी, रेल की पटरी हो गई, ठीक है। तो रेल की जो पटरी है उसमें क्या होता है, ध्यान से देखो, रेल की पटरी कभी कभी क्या होती है, उसके दो टुकड़े हो जाते हैं। लो साहब, ठीक है, रेल की पटरी में क्या हो जाएंगे, दो टुकड़े हो जाएंगे। और दो टुकड़े मतलब हम कहते हैं रेल की पटरी टूट गई बीच में से, तो वो वेल्डिंग करेंगे नहीं, तो वो वेल्डिंग किस प्रक्रिया के द्वारा कहते हैं, तो वेल्डिंग करते हैं उस क्रिया को कहते हैं थर्मिट अभिक्रिया। बस सीधी सी बात है। तो इसमें क्या होगा कि वे अभिक्रिया जिसमें अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे विस्थापित धातु गलित अवस्था में जाती है। जो धातु मतलब जो ठोस थी वो गली आएगी बस, और गल के पिघल के, ठीक है, होना छेदों में पूरी जाएगी जहाँ से लीक हुई थी अपनी पटरी। बस इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, थर्मिट रिएक्शन कहा जाता है। ध्यान रहेगा, बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो कि वे अभिक्रिया है जिसमें क्या होती है, पहले नंबर पे इसमें अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी, विस्थापित धातु गलित अवस्था में प्राप्त हो जाएगी। बस सिंपल, अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी, विस्थापित धातु गलित अवस्था में प्राप्त हो जाएगी। लो साहब, क्या करें अपन ने कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसमें विस्थापित धातु गलित अवस्था में प्राप्त होती है, उसे क्या कहते हैं, थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। हो गया। व्हाट इज द कॉल्ड थर्मिट रिएक्शन, ठीक है। अगला क्या है, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। लो साहब, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म पढ़ना अपने को। तो देखिए बेटा, यहाँ पर देख सकते हैं, तो अपन ने क्या समझ रहे थे कि आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। तो इससे पहले बेटा ना, आयनिक यौगिकों का मैंने एक उदाहरण निकाला आपके लिए कि NaCl मान के चलिए, ये उदाहरण यानी कि नमक है। तो इनमें क्या है, मजबूत आयनिक आकर्षण बंध पाया जाता है, ठीक है। क्योंकि इनमें क्या होता है, मजबूत आयनिक आकर्षण बल होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये एक तरह के मजबूत बॉन्ड जो होता है इनका, इसका बंध जो होता है बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है। तो वो इस तरह के आयनिक यौगिक कहलाते हैं, ठीक है भैया। समझ में आया कि इनमें क्या होता है वास्तव में कि धनायन और ऋणायन दोनों के बीच में एक मजबूत आकर्षण बना होगा, जिससे ये चिपके रहेंगे, आसानी से टूटेंगे नहीं, ठीक है। अब देखते हैं इसका गुणधर्म क्या है। गुणधर्म क्या है, इनकी प्रकृति कैसी होती है। तो देखो, मैंने अभी कहा है कि ये ठोस होंगे, अभी एक नमक लिया था, कठोर होंगे और भंगुर होंगे। ठोस सब जानते हैं, नमक अपना ठोस अवस्था में पाया जाता है, ठीक है भैया। अच्छा, गलनांक क्या है, गलनांक क्या होता है, वैसे तो आपको समझ में आया ही गया होगा, ठीक है, कि आपने 3 चैप्टर में पढ़ भी लिया है ना। तो गलनांक क्या है, गलनांक क्या है, अरे भैया गलने की क्षमता। लो साहब, अपनी भाषा में एक शब्द में समझो, गलनांक मतलब क्या है कि मैंने आपको बर्फ दिया, ठीक है, और एक आजकल तो बहुत बढ़िया बर्फ का उदाहरण से मत समझो, एक बहुत बढ़िया आया आजकल, वो डेयरी मिल्क की चॉकलेट चले बहुत ज़्यादा, डेयरी मिल्क की चॉकलेट, ठीक है भैया। तो वो डेयरी मिल्क की चॉकलेट है नहीं, तो उसको आप जैसे ही थोड़ा सा वो फ्रीज है उसमें से निकालोगे और थोड़ा बाहर रखोगे नहीं, बोलो जल्दी से,
तो बाहर रखोगे तो वो अपने आप गल जाएगी, गलेगी नहीं गलेगी? तो ऐसा तापमान, ऐसा टेम्परेचर जिसपे कोई भी चीज गलना प्रारंभ कर दे, पिघलनी शुरू हुई जाए, तो उसको कहेंगे गलनांक। ठीक है। अच्छा, क्वथनांक का मतलब क्या है? लो साहब, अब वो चॉकलेटी जगह पर बर्फ मान लो, उदाहरण बर्फ भी में क्या है, तो बर्फ का गले के पानी बन गया, तो बस वो पानी बनना शुरू कर दे, इतना तापमान, इतना टेम्परेचर, इतनी गर्मी, वही क्या कहलाती है? गलनांक कहलाती है। अब वो पानी जो है, वो पानी और ज़्यादा गर्मी दी, और ज़्यादा गर्मी दी, दिमाग खराब हो गया, चूल्हे पे चढ़ा दिया, तो वो फिर उबलना शुरू कर देगा लोग, तो उसको फिर ज़्यादा गर्मी मिलेगी। तो इतनी ज़्यादा तापमान कि जिसमें वो उबलना शुरू कर दे, गलना शुरू कर देगा। ठोस था तो गलने लग गया, तो गलनांक हो गया, और गलने के बाद में फिर उबलना शुरू कर दे, ज़्यादा ताता दे दो, गर्म कर दो तो फिर उसको कहते हैं क्वथनांक। समझ में आ गया भैया? नहीं आया? चलो, तो इसके भौतिक गुणधर्मों के अंतर्गत क्या आएगा? आयनिक होगी, ठोस, कठोर और भंगुर होते हैं। गलनांक, इनके गलनांक उच्च होते हैं। ठीक है। क्वथनांक की बात करें तो इनके क्वथनांक भी उच्च होते हैं। घुलनशीलता, घुलनशीलता में क्या आ जाएगा? ये जल में तो घुलनशील होते हैं, लेकिन साहब केरोसिन चिमनी का तेल में, यानी पेट्रोल में, ठीक है, ये ऐसे विलायकों में ये घुलेंगे नहीं, घुलनशील रहेंगे। समझ में आया? बोलो जल्दी, बोलो जल्दी, बोलो, यहीं याद होना चाहिए, यहीं। माता ही फोड़ दूंगा, बहुत काम खराब मेरा। ठीक है। वो तो मैं मोबाइल में घुस घुस के मारने से तो, नहीं तो ढच्चा तोड़ देता, कहीं ढंग से नहीं पड़े इनका। ठीक है। क्या करूँ, मैं भी मजबूर हूँ, ज़्यादा नाटक करूँ तो मोबाइल फूट जाएगा स्क्रीन। चलो देखो ध्यान से, तो ढंग से पढ़ लो रे, ढंग से, है नहीं? वो तो अच्छे है कि तुम मेरे सामने नहीं हो, सारी अकड़ हेड़ देते, नाटक करते थे जो नाटक कर करके पढ़ रहे हैं उनका। ठीक है। आयनिकों के गुणधर्म, बेटा मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करो यार, वो तो सही है ना। ठीक है, ध्यान से। भौतिक प्रकृति में क्या है? बोलो जल्दी बोलो। आयनिकों की ठोस, कठोर, भंगुर होंगे। गलनांक क्या है? इनके गलनांक उच्च होंगे। क्वथनांक में क्या जाएगा? इनके क्वथनांक भी उच्च होंगे। घुलनशीलता में क्या जाएगा? ये जल में घुलनशील होंगे। ठीक है। लेकिन केरोसिन, पेट्रोल, इनमें क्या होंगे? अघुलनशील होंगे। विद्युत चालकता, इनका ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं होता है, लेकिन गलित अवस्था में विद्युत का चालन होता है। सही में ही बात कि विद्युत चालकता में क्या होगा? ठोस अवस्था में तो नहीं गलेगा। ठीक है। मतलब इसमें सॉरी, गलत बोल दिया मैंने, कि ठोस अवस्था में करंट नहीं आएगा, विद्युत का चालन है मतलब करंट आना। ठोस में तो करंट नहीं आएगा, जैसे ही द्रव बनेगा फिर उड़ ही जाएगा झुंडी तुम्हारी करंट में। ठीक है भैया। अरे कोई से भी 3 कर लेना दादा, समझ में नहीं आए तो। अब यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन आ रहा है आपका, मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग है। देखो, एक गोली दर्पण की जो फोकस दूरी है, सॉरी, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है, वक्रता त्रिज्या को कहते हैं आर, तो 20 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी यानी एफ, ये ज्ञात करना है। तो अपने को पता है एफ बराबर ही होता R/2, होता नहीं होता है? नहीं याद? क्यों नहीं पढ़ा? साल भर मैंने की थी, कहीं मेरे पास पढ़ लेते चैनल पे, मैंने तो पढ़ाया था बेटा और भी। चलो कोई बात नहीं है, नहीं पढ़ाते नहीं। चलो 20 का यहाँ पर आर का मान रख दिया 20, और 20 के बटे में 2, तो ये हो गया 10। ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए चलिए, जल्दी 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 यहाँ पर। ठीक है। पता तो यार समझ में आया कि नहीं आया, तो 10 उत्तर आ जाएगा, और क्या। लो लो जमूरो। ठीक है। ए ए ए ए, ओ काली चरण, हाँ हाँ भैया, तेरे को ही कह रहा हूँ, तेरे को ही। ओ कल्लू, हाँ भैया, तो ध्यान से समझ लें। अल्लाह, बेचारी पीछे पीछे बैठी बैठी भी दाँत झेड़ रही भी, ये देखो, ये हमारी बहन सुरपन का। ठीक है। ये डायलॉग, हाँ सही बात है, ये हमारे कोचिंग वाले बच्चों के लिए ही दिया है। नाम दूँ क्या? एक आधा का नाम लूँ कहीं? लो कहीं। ये आगे की लाइन में बैठे 3 कराक्षा बहनों, उनकी बात है। ठीक है। और सबसे आगे में भी बैठे नहीं, ठीक है ठीक है, उनकी बात है। चलिए दिया है, चलिए बेटा, है ना, मजाक वाली बात है सारी चीज़ें। हाँ, दांत हिल देंगे हमारे कोचिंग वाले इतने में तो। चलिए, क्या बोल रहा था मैं, कि गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर बेटा। फोकस दूरी याद करना, सिंपल सी बात है, 10 उत्तर आएगा, देख ही दिया है देखो। आर बराबर 20 हो गया, एफ बराबर याद करना, हम जानते हैं, वी नो डेट एफ इज इक्वल टू R/2। नाउ इज देन, ठीक है, तो एफ इज इक्वल टू 20/2, आंसर हो गया 10। 100। ठीक है। फोकल लेंथ इज 10। लो भैया, समझ में आया नहीं आ रहा? गाँव छापोन समझ में आ गया? इंग्लिश में बोला मैंने थोड़ा थोड़ा। चलिए समझ लेते हैं अगला, है ना, आंसर समझ में आ गया। अब देखिए, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा आपको देनी है। अवतल दर्पण की मुख्य फोकस, लो साहब देखो, अवतल दर्पण की देनी है। ठीक है। तो यहाँ से देखो, अवतल दर्पण की देनी है अपने को, तो यहाँ से ये, पहले तो यहाँ पे गलत कर दिया, ये थोड़ी परिभाषा में,
ये यहाँ से तथा एरियाज में नहीं आएगा, ठीक है। ये केवल गोली दर्पण की फोकस दूरी की परिभाषा हो गई, ठीक है। देखो देखो अवतल दर्पण क्या है, इस तरह का अवतल दर्पण रहता है, बोलो हाँ या ना, ठीक है। इस तरीके से इसको पॉलिश करते हैं। यहाँ पे क्या है, ये होता है इसका ध्रुव, ठीक है। यहाँ होता है इसका केंद्र, और ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को अपन कहते हैं पीसी। पीसी को कहते हैं मुख्य अक्ष। ध्यान देना है, ध्यान देना रे नमूनोहन, सुन लो ध्यान से। मुख्य अक्ष, इसको क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या बोला मैंने, फिर से सुन लो एक बार और, कई ऐसे पागल होने जिनको पता ही नहीं है ये चीज़ें। तो ये हो गया है ध्रुव, दर्पण का ध्रुव क्या हो गया, पी। यहाँ पर इस बिंदु को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र सी, ठीक है। तो दर्पण के ध्रुव से, ठीक है, वक्रता केंद्र की तक की दूरी कहलाती है मुख्य अक्ष। तो ये जो लाइन है, ये पूरी लाइन क्या कहलाएगी, आपकी मुख्य अक्ष। अब इस मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर मतलब कैसा होता है, एसी लाइन है तो इसके ऊपर एसी लाइन खींचो, या फिर एसी है तो फिर एसी की एसी खींचो, तो इसको कहा जाता है समांतर। तो हम कहेंगे कि इस मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, देखो आई ये लाइन खींची मैंने, इसको बोलेंगे अपन कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक है। अब परावर्तन होगा, क्योंकि इधर आएगा वापस लौट के इस तरफ दिशा में, इस दिशा में लौटेगी, तो ये क्या होगा आपका परावर्तन। यदि ये इस दिशा में जाती है तो ये कहलाती है आपकी अपवर्तन, क्योंकि कांच में से घुस के नूना आर पार चल जाए तो अपवर्तन, आने कांच में नहीं घुस पाई नंग आ जाए तो वो कहलाएगी परावर्तन, ठीक है। तो क्या बोला मैंने कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, फिर से बोलो ध्यान से, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है, अब यहाँ पे मतलब कहीं ना कहीं का बिंदु है, तो जिस बिंदु से होकर जाती है उसे ही कहा जाता है प्रिंसिपल फोकस, यानी कि मुख्य फोकस। तो इसको कहते हैं ए। लो सर समझ में आ गई नहीं बात, बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस किसे कहते हैं, एक बार और बोलने की रखी है, बोलो। ये मैंने एक अवतल दर्पण बनाया, इसके अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और अवतल दर्पण के एक खोखला गोला होता है, उसके केंद्र को ही क्या कहा जाता है, वक्रता केंद्र कहा जाता है। और दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा आपकी क्या कहलाती है, ठीक है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र तक की दूरी, सॉरी गलती बोल दी मैंने, ठीक है, मिलाने वाली रेखा ही आपकी मुख्य अक्ष कहलाएगी। और दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी आपकी वक्रता त्रिज्या होगी। मतलब दूरी तो वक्रता त्रिज्या हो गई और मिलाने वाली रेखा हो गई आपकी मुख्य अक्ष। समझ में आ गई बात नहीं, चलिए। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, ये परिभाषा थी अपनी। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है उसे ही अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। समझ में आया तो बोलो हाँ। देखो मैं मेहनत कर रहा हूँ, ईमानदारी से कह रहा हूँ, ढंग से पढ़ लेना। 100 व्यक्ति भी पढ़ रहे हैं तो ढंग से पढ़ लो, मेरी मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए, नहीं तो हाई लगेगी मेरी, सीधी सी बात ही है, ठीक है। गाँव साहब आदमी अपन तो दादा, पर भाई ये मेहनत कर रहे हैं, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ दादा अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। इतनी बार कह दी फिर भी दांत हेड़ा ओढ़ना में समय बर्बाद मत करो, ठीक है। इसे ही क्या कहते हैं, दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। समझ में आगे बात नहीं है, परिभाषा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए तो मैंने पहले भी बता दिया है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13, थोड़ी सी देर में इस वीडियो को रोकूंगा, उसके बाद थोड़ा सा प्यार, मेरे को भी समय लगता है थोड़ा सी चीज़ों के लिए, है ना। थोड़ी कमर सही सूदी कर लो फिर बनो, है। मैं तो वीडियो में तो पूरे ही दूंगा तुम्हें डायरेक्टली यहाँ तक। बेटा अब क्या करना है आपको कि आपने अभी तक देखो, मैंने वीडियो के शुरू में भूल गया कहना, तो आपको यदि तो आपको क्या करना है, कॉपी रखना है हाथ में, पेन रखना है, एक क्वेश्चन समझ लिया, एक क्वेश्चन को अच्छे से बिल्कुल ठीक है, न्याय समझ में तो याद करना है, क्लास पूरी अटेंड करना है, टुकड़े टुकड़े में अटेंड कर लेना, जिसका मैं भी टुकड़े टुकड़े में वीडियो बना रहा हूँ। चलिए तो मैं थोड़ी देर के लिए विराम लूँगा, आपके लिए तुरंत में इस वीडियो के आगे जो बनाऊंगा उसको जोड़ दूंगा, ऐड कर दूंगा, ठीक है। चलिए अब अपन यहाँ से फिर से क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखिए बेटा यहाँ पर पहले तो मेरे हाथ तो भैया माइक ही नहीं लगा था, आवाज न जाने के क्या आ गई,
राम जाने। चलो यहाँ से आप, मेरे को अभी भी नहीं पता है कि आए या नहीं आए, वो तो माइक बाद में निकालूंगा जब पता चलेगा, ठीक है। तो ये तो हमेशा होते ही रहता है, हर एक व्यक्ति के साथ होता है, संघर्ष तो करना ही पड़ता रहता है। देखो यहीं पे आप चीज देख लो, कितनी मेहनत करके मैंने वो आगे की चीजें शूट की और उसमें माइक ही नहीं चला। अब राम जाने आपने कैसा समझा नहीं समझा, यहाँ से देखते हैं, फिर से समझने की कोशिश करते हैं ना, ठीक है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्त तृप्त क्यों प्रतीत होता है, ठीक है भैया। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य जो है रक्त तृप्त क्यों होता है, मतलब लाल चट क्यों हो जाए। सूर्योदय, सूरज मतलब उगे जब और अस्त हो जब। तो देखो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य से आने वाली किरणों को वायुमंडल की वायुमंडल की मोटी परतों से गुजरना पड़ता है। लो साहब, ठीक है। मतलब क्या है, सूरज की जो किरण है उसको भैया, एक तो सूरज सुबह उगेगा जब, आने सूरज अस्त होगा जब, तो वायु की जो मोटी परतें हैं उनसे गुजरना पड़ता है, और इन मोटी परतों में प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है। तो लेकिन जिस रंग का प्रकाश प्रकीर्णित नहीं होता है, ठीक है, वही हमारी आंखों तक पहुंच पाती है, ठीक है, लेकिन लाल रंग का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। इसलिए हमारी आंखों तक लाल रंग की प्रकाश किरण ही प्रकीर्णन पहुंच पाती है। इस कारण हमको सूरज भगवान सूर्योदय होते समय, ठीक है, और सूर्यास्त होते समय रक्त ताप प्रतीत होता है। समझ में आया नहीं आया, बोलो जल्दी, बोलो जल्दी बोलो, ठीक है। कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों को वायुमंडल की मोटी परतों से गुजरना पड़ता है। समझ में आ गया कि वायुमंडल की मोटी परतों से गुजरेगी प्रकाश की किरण। कुछ याद नहीं रहता, इतना समझना कि सूरज उगता है और सूर्य अस्त होता है तो उस समय प्रकाश की किरणों को वायुमंडल की मोटी मोटी परतों से गुजरना पड़ता है, और इस समय प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है। लेकिन मेरे बाबूजी, लाल रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता, इसलिए हमारी आंख तक लाल रंग की प्रकाश की किरण ही पहुंच पाती है। इसी कारण सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य रक्त ताप्त होता है। समझ में आ गया भैया। चलिए आगे बढ़े जुलूस, ठीक है, ले चल रहे जैसलमेर, घूमेरी मारो घाघरो, दिल्ली मुंबई आगरो, आओ घूमे तारो घाघरो। प्रकाश का वर्ण कारण, प्रकाश का प्रक्षेपण। देखिए वह प्रकाशी घटना जिसके फलस्वरूप श्वेत प्रकाश विभिन्न अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। मतलब हम कहेंगे कि श्वेत प्रकाश का, सिंपल सी परिभाषा इसकी लिख देता हूं, श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना को ही, बस आगे तो अब लिखाएगा ही नहीं कि लिखा जाएगा, चलो ठीक है, को ही बस आगे डेस कहते हैं। क्या कहते हैं वो तुम्हारे हिसाब से देख लो, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक है। श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंग में या रंगों में, लो साहब रंगों कर दो, रंगों में विभक्त होने की घटना को ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। सिंपल है, सिंपल है, बोलो जल्दी, बोलो जल्दी बोलो, ठीक है, कर पाओगे, बोलो जल्दी, ठीक है। तो प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में, श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ये वर्ण क्रम 7 प्रकार का होता है, ठीक है, वर्ण क्रम 7 प्रकार का होता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, बेगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। सबको पता है इसकी ट्रिक, बेजानी ओ जानी, कैसा है तू, बेजानी हूं, बेजानी, हा पी ना ला, बेजानी हा पी नाला, बे से बेगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, हा से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, उल्ला से लाल। समझ गए मेरे लाल, हो गया। चलिए अब ये चित्र तो सुदावा से मान लेना, रहने माता फोड़ फाड़ दूंगा नहीं ढंग से, एक चित्र बनाने आते हैं कोचिंग वाले ने नहीं बनाया, नहीं सही, ऑफलाइन में सुबह ही के कूटूंगा, सुबह ही धन पढ़ना है वो तो, है नहीं ठाकुर,
क्या नाम है छोरा तेरा, भूल गया मैं, कहीं नाम तो ना कोई को। ठीक है, हाँ हाँ तेरे को बालाल नहीं ऐसा करेगा। हाँ ठीक, सुबह नाम याद करूँ फिर से एक बार और। ये वो प्रकाश का विक्षेपण का चित्र हो गया, करना है जरूर बेटा ना, या 100% आने के पूरे पूरे इसके चांस है। लो साहब, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए चित्र है, ये लाइट हो गया उसका। किसी चालक का जो प्रतिरोध है किन किन कारकों पर निर्भर करता है। लो साहब, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल। देखो चालक का प्रतिरोध किसे किन, प्रतिरोध का मतलब समझो पहले तो। देखो धारा की, मतलब धारा कौन सी, विद्युत धारा, धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट को, धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट को क्या कहते हैं, धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध। डाली पे डाली पे डाली, डाली पे डाली पे डाली पे, ठीक है, वो गाना नहीं है कि धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो एक तरह का अवरोध है ये। प्रतिरोध क्या कहलाएगा, ये अवरोध, रुकावट है ये। आप कोई सी भी विद्युत धारा है उसके प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, तो देखो चालक की लंबाई, पहले तो ध्यान रखना है चालक की लंबाई, यानी लंबाई को एल से प्रदर्शित करते हैं, और चालक का जो प्रतिरोध है उसको आर से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका रेशो क्या रहता है, आर समानुपाती एल। तो चालक का जो प्रतिरोध रहता है वो चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। समानुपाती यही है, समानुपाती को अनुक्रमानुपाती भी कहते हैं, ध्यान रखना है, अनुक्रमानुपाती। हो गया भैया। चलिए दूसरा क्या कह रहा है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। तो चालक का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अच्छा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहलाता है ए, तो यहाँ पे मैं आर समानुपाती ए लिखूंगा तो गलत हो जाएगा, ये तो समानुपाती होगा। तो व्युत्क्रमानुपाती किसे कहते हैं, उसको एक के बटे में लिख दो लो साहब। तो यहाँ पर ये रहेगा इसका सटीक, ये वाला। तो हम कहेंगे कि चालक का प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कर पाओगे, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। ठीक है, अर्थात अर्थात नहीं लिखना, अर्थात लिखना चाहो तो इसमें ऐसा लिखाएगा आर, ये समानुपाती का चिन्ह नहीं है, और 1/a लिख दोगे तो फिर समानुपाती नहीं कहलाता, ये व्युत्क्रमानुपाती बन गया। ठीक है, और ऊपर वाले में अपन लिखेंगे आर समानुपाती एल, लिखना चाहो तो, नहीं भी लिखो चलेगा। चालक के ताप पर, देखिए ताप बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा, और ताप घटाओगे तो घटेगा, बात खत्म। प्रकृति पर, तो चालक का प्रतिरोध प्रकृति पर भी निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति। आगे समझ में नहीं आया भैया, ठीक है बेटा, बहुत मेहनत कर रहा हूँ थोड़ा सा मैं, ठीक है। आपको बताना चाह रहा हूँ एक यहाँ पर छोटी सी बात है, देखो ना छोटी सी बात क्या है, उस चीज को ध्यान रखना है आपको, कि जिन बच्चों ने अभी तक पेड एप्लीकेशन से पूरे नोट्स नहीं लिए हैं, मतलब मॉडल पेपर जो है उसका सॉल्यूशन नहीं लिया है, सॉल्यूशन ले लेना बाबू। स्पेशल पीडीएफ, जिन बच्चों ने मॉडल पेपर ले लिए उनको स्पेशल पीडीएफ मिलने वाली है। मात्र एक विषय यदि आप सेलेक्ट कर रहे हो तो 50 रुपए का आपको विषय पड़ रहा है, मात्र मात्र मात्र। इसमें प्रॉपर आपको नोट्स मिल रहे हैं, प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है मॉडल पेपर के साथ में, किस तरीके क्वेश्चन आएंगे। और स्पेशल पीडीएफ तो आप जानते हैं, स्पेशल तो स्पेशल ही है मेरी, उसमें से 99 के 100% ही पेपर में आ रहा है। इस बात को विचार आप अच्छे से कर लो। पहली बार चैनल जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे होगा प्यार है, बहुत सारे बच्चे ऐड हो गए, जो बच्चे नहीं हो पाए हैं आप भी हमारे भाई बंधु हो, ठीक है। और एक ये बात समझ लो आप कि आप मेरे छोटे भाई बहन हो, और छोटे भाई बहन को कोई बड़ा भाई जो होता है ना, वो छोटे भाई बहनों को कभी भी गलत दिशा नहीं बताता है, ठीक है। तो आपने अभी तक कोई एप्लीकेशन से पीडीएफ नहीं ली है तो पीडीएफ जरूर लो, ठीक है, सॉल्यूशन के साथ लो। अब रही बात, कई बच्चे कहेंगे नहीं यार छोटे भाई बहन तो भैया फ्री में दे दो, तो ये है कि देखो फ्री की चीज तो बांटने में तो बैठ जाए। तो यदि किसी भी चीज के बाद जहाँ पे कहीं भी स्कूल में गए, कोचिंग में गए, तो सरकारी स्कूल में पढ़ने वालों को देखना, वो स्कूल की कदर ही नहीं समझेंगे, क्योंकि सरकारी स्कूल फ्री में जाए। प्राइवेट स्कूल में जाओगे तो 10,000 रुपये, 12,000 रुपये, 15,000, तो उसकी थोड़ी कदर समझेगा। तो पैसे दोगे तो तुम पढ़ोगे विषय की, पैसे लगे अपने जीदाई जी के। तो विनम्र निवेदन, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन, नोट से ले लो, अभी भी मौका है, जीदाई जी का नाम रोशन कर दो।
सीधी सी बात है। तो नहीं लिया है तो मॉडल पेपर लो और कंप्लीट कर लो। ठीक है भैया। चलिए यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है ये। तो अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि निम्न लिखित अवयवों के प्रतीक चिन्ह बताइए। ठीक है, 4 अंक में ये 100% हर साल आते ही आता है। कई बार ये 2 अंक में भी पूछा गया है, कई बार ये 3 अंक में पूछा गया है। ठीक है, ये 4 नाम है, लेकिन मैं इसके साथ में आपको पूरे ही दूंगा, है ना। समझने की कोशिश करना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि 4 आए तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा आपका, खत्म। ठीक है, तो यहाँ से देखना है बैटरी सेल या संयोजन, तो यहाँ से देखो इसका नीचे है। देखो सबसे पहला क्या है हमारा, अवयव और प्रतीक। देखिए विद्युत सेल जो है, विद्युत सेल का आ जाएगा यहाँ पर प्रतीक बताना है। देखो विद्युत सेल बनाने की तरीका बताऊं, देखो ध्यान से देना। देखो ऐसे लाइन खींच देनी, एक बड़ा डंडा खींचना है, छोटा खींचना है, खत्म, लो साहब। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। ठीक है, बोलो हाँ या ना। दूसरा आ जाएगा आपका बैटरी। बैटरी में कुछ भी नहीं करना है। देखो ये बड़ा डंडा था, छोटा लिया, फिर यहाँ से बड़ा लो, इसमें जोड़ दो, फिर छोटा लो, फिर क्या जाएगा, बड़ा जाएगा, फिर छोटा लो। ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। नॉर्मल है, कोई दिक्कत है क्या? समस्या हो तो बताओ तुम। तो सेल बना दिया। सेल कितना सिंपल है। लो साहब बोलो, ऊन लो बड़ो तो एकदम छोटो। लो भैया इन बड़े वाला धन रहता है, छोटे वाला नहीं रहता है। बैटरी में एक बड़ा, छोटा, बड़ा और छोटा। गलत हो गया मेरा। क्या करोगे बेटा बैटरी के लिए? देखो मान के चलो मैंने ऐसी लाइन खींची, बड़ा हो गया है, ये छोटा हो गया, यहाँ से बड़ा हो गया, ये आपका छोटा हो गया। बस ये प्लस था और ये अंत में माइनस लिख दो, बीच में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हो गया क्लियर? स्विच या कुंजी प्लग की बात करें तो प्लग ये इस तरह की बटन नहीं मत मारना देना, वो जी बटन ऊंची नीची, उसकी बात नहीं चल रही यहाँ पे, इस तरह की। और ये स्विच तो है, कुंजी भी है ये, पर लेकिन कौन सी है, खुली कुंजी है, खुली। बंद स्विच में आ जाएगा, टिप को धर दीजिए बीच में। ठीक है भैया। तार संधि, लो साहब तार संधि में क्या है, ऐसी लाइन खींचो, एक तार इनंग से आया और इसके ऊपर ये लगा दी, अच्छे कस दिया, तार संधि हो गया। अच्छा बिना तार संधि के तार क्रॉसिंग, मतलब कट नहीं करना है। ये देखो ऐसा 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 कर पाओगे, ऐसा ऐसा करते ऐसा। 6 चीज हो गई है। पहली मैंने बताई थी बैटरी, सॉरी विद्युत सेल में बड़ा, छोटा, प्लस, माइनस। फिर मैंने दूसरा बताया क्या है, बोलो जल्दी, क्या था? बैटरी या सेल। तो बैटरी या सेल में जाएगा ये सब बड़ा, छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, प्लस और माइनस। दूसरा तीसरा बोला मैंने कुंजी, तो ये कुंजी हो गई, खुली कुंजी। बंद कुंजी आ जाए तो इसी में टिप का कर देना बीच में बस। फिर तार संधि बताइए अपन ने, इधर से लो, इधर से तार लाओ, नहीं लो साहब लगा दियो तार। फिर बिना संधि वाला तार, ठीक है, तो बिना संधि वाला तार में जाएगा ऐसा ऐसा ऐसा, हो जाएगा। विद्युत बल्ब के लिए क्या करेंगे, ये इस तरीके से आपका विद्युत बल्ब रहने वाला है। हुआ नहीं हुआ जल्दी बोलो, विद्युत बल्ब समझ में आ गया है? चलिए प्रतिरोधक में क्या रहेगा, इस तरीके से ये यहाँ से ध्यान ये रखना है कि इधर से तो ऊपर करा नहीं, तो वो नीचे करके लाइन खींचना बस, नहीं तो ऐसी गलती मत करना। ये 1 2 1 2 1 2 1 लो, ऐसी गलती नहीं, ये गलत हो जाएगा फिर आपका। ध्यान रहेगा। कैसे करोगे, यदि ऊपर यहाँ से किया है तो स्टार्ट, ध्यान दो, अब खत्म हो गई स्क्रीन, तो नीचे लाके करना बस, ध्यान रखना। कर पाओगे तो बोलो हाँ, जल्दी बोलो। ठीक है। प्रतिरोधक भी हो गया है। परिवर्ती प्रतिरोधक में कुछ नहीं करना है, 2 तरीके से करने के, ऐसा बना दो या फिर इसको ऐसे ऊपर से एरो दे दो, या फिर ये इस तरीके से बना दो। एम्पियर में क्या जाएगा, या आमीटर, सॉरी एम्पियर नहीं है, आमीटर है और एमीटर दोनों बोलते इसको। तो यहाँ से अपन ने इस तरीके से इसको गोल घेरा बनाया, यहाँ से ये हो गया, ये ए हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, खत्म। वोल्टमीटर में क्या रहेगा, तो वोल्टमीटर में ये V हो गया, ये धन था, ये ऋण हो गया, ये धन, ये ऋण। समझ में आए तो हाँ करो, जबरदस्ती की हाँ मत कर जो। इनमें से आप समझ लो कि 100% आपके अवयव आने हैं, प्रत्येक आने हैं। आगे बढ़े, जुलूस लेके बढ़े हैं। चलिए अब अगला है आपका बेकिंग सोडा
का और खाने के सोडे का रासायनिक नाम, सूत्र और उपयोग बताओ। देखो बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम, तो बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम क्या है, देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, याद रखोगे बेकिंग सोडे का। ठीक है, बेकिंग सोडा का नाम क्या है। अच्छा ये बेकिंग सोडा को नाम क्या अपनी भाषा में कही क्या बनेगा। ओ भैयो, ओ दादो, ब्याह ब्याह हो रे, नहीं दे दे बापल्या खाए ठूस लेने फिर कहीं फाके, मीठा सोडा। ठीक है भैया, चिप्स पापड़ में क्या बना है, बोलो जल्दी बोल जल्दी बोल जल्दी बोल, चिप्स पापड़ में क्या डालो। ठीक है, मीठा सोडा यानी बेकिंग सोडा डालते। वो केक एक खाओ नहीं खाओ बर्थडे का, हैप्पी बर्थडे टू यू। ठीक है, तो वो भी केक बनाया उसमें भी क्या बनाएगा। ठीक है, खमन बनियो, खमन खमन खाए नहीं खा, खमन नहीं खाया तो कहीं खाया और हमने जिंदगी में फिर। ठीक है, तो ये केक पापड़ी नमकीन सब बनाने में बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है, सीधी सी बात है। तो इसका सूत्र क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, याद रहेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। रासायनिक सूत्र क्या है, NaHCO3, सोडियम से Na, हाइड्रोजन से ये H और कार्बोनेट का मतलब है CO3, याद रह जाएगा। उपयोग तो बताने की जरूरत नहीं मेरे हिसाब से। बेकिंग सोडे का उपयोग, इसका उपयोग खाद्य पदार्थों में किया जाता है, इसका उपयोग बेकरी उत्पाद में किया जाता है, नमकीन में किया जाता है, केक बनाने में, पापड़ी बनाने में, पापड़ा बनाना में, ठीक है, कुरली बनाना में, केक में बनाना में, और बाद में खमन खमन खामन बनाने में। अच्छा एक बात है बेटे, ईमानदारी से पूरी क्लास में कमेंट करना आपको, मतलब क्लास आपको पसंद आ रही नहीं आ रही, और आ रही है तो फिर आप लाभ लक्ष्य से 10-5 अच्छे का पास भेज दो है, मैंने मेहनत करी है मैं भैया। ठीक है, कभी वैसे फालतू टाइम व्यर्थ नहीं कराया था, दोस्तों के पास भेज दो, अभी तुरंत भेजो। ठीक है, और जो नहीं भेजेगा नहीं क्या कर सकता, सामने हो तो दोष दूं। भैया ईमानदारी से भेज देना यार, मेहनत करी है, आया समझ में। और कभी ऑफलाइन कोचिंग वाले तुमने नहीं देखी नहीं, देखो एक बात बता तुम्हें, अपनी एक ऑफलाइन कोचिंग भी है, जो बच्चे मेरे से ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, आप चिंता मत करो। ऑफलाइन जो कोचिंग है ना, उनमें जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ अधिकतर मैं ये शूट कर रहा हूँ, जो ऑफलाइन वाले बच्चे भी देखते हैं मेरे। ठीक है, तो आप ऐसा मत समझो कि नहीं यहाँ पे फर्जी काम होते हैं, बार बार मैं आपने वीडियो में देखे होगा, अभी तक मैंने 2-4 बार नाम ले लिया है। ठीक है, अपने बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हमारे 10th क्लास के इस साल, एक से बढ़ के एक तुर्रम खा है। ठीक है, 90+ इस साल भी परसेंटेज अपनी जाने वाली है, ऑफलाइन की भी। और ऑनलाइन जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो जुड़े रहना है। ठीक है, और आपके लिए भी मैं उस साल बढ़िया से कोर्स लेकर आऊँगा। आप तो भले 10th तक निकल जाओगे, 11th के लिए भी कोर्स रहेगा इस साल पर, अगले साल के लिए। ठीक है, और यहाँ पर मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, ये चिंता मत छोड़ना है नहीं। ठीक है, कि नहीं यार पता चल रहा है कि यार जुड़े हुए हमारे साथ, तो अच्छे से मेहनत करें, कंप्लीट करें सारी चीजों को। ठीक है, तो मेरे को भी उम्मीद रहे यार, हम भी, हमारी भी उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करो। ठीक है, पर यार हमारा भी मनोबल ऊंचा रहता है कि अच्छे थोड़े व्यू आए, हम मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं यार आराम कर नहीं खाते हैं, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, कोर्स नहीं लिया तो कोर्स खरीदो, 50-50 रुपये में आपका पूरा नोट्स दे रहा हूँ, मॉडल पेपर दे रहा हूँ, सोल्यूशन दे रहा हूँ। अरे यार पेपर मैं बता रहा हूँ ना, उससे आउट नहीं जाएगा, सीधी सी बात ये, 100 बात की एक बात। बार बार बच्चों की मेरे पास कॉल आते हैं, बार बार कहते हैं पेपर लीक कर दोगे सर, असली पेपर है नकली है क्या है। अरे तुम तो मेरे मॉडल पेपर मिलाओ ना यार, आगे के पेपर अपन दे के आए एग्जाम का, वो भी आपने देखा होगा, देख लो एक बार, नजर मार लो कितने आ रहे कितने नहीं आ रहे, वो उस चीज की मेरी जवाबदारी है। ठीक है, तो आगे बढ़े, जुलूस बढ़ाएं आगे। धोने का सोडा, नहीं तो बिल्कुल भाई साहब कपड़े धोने का सोडा का मिले दो दुकान, कपड़े धोने का सोडा जो रहता है उसी को धोने का सोडा के नाम से जाना जाता है। इसे धावन सोडा के नाम से भी जानते हैं, क्या जानते हैं, धावन सोडा। गांव में तो अपन कपड़े धोने का सोडा कहते हैं। ठीक है, अच्छा इसका सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र क्या है, Na2CO3, ठीक है, 10H2O। ठीक है, इसका नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या नाम है, ये पूरा सही नाम इसका यही है, सोडियम कार्बोनेट डीका नहीं है, इना मीना डिक्का, तो डीका नहीं रे, डेका है, गलती से लिखा गया डिक्का। ठीक है, आलोक धनवा जी सुन रहे हो बातों को, नहीं सुन रहे हो। ठीक है, प्रॉपर ध्यान दे रहे हो।
किन्हीं पतंग पतंग कविता के रचयिता हो आप, 12th में वापस आपका नाम आएगा। आलोक धनवा क्या है? पतंग कविता के रचयिता है। ठीक है भैया। नैतिक थोड़ा ढंग से बनो यार, नैतिक थोड़ा ढंग से बनिया करो। लो हमें नानी उनकी भी कमास बाकी छोरी की है ना, हमारा तो नाम ही नहीं ले लिया। ठीक है, और हमारी विशेष मैं भूल गया था, 3 बहन सुरफन का है हमारी सामने, सबसे आगे बैठी रहती है पूरी ऑफलाइन कोचिंग में सबसे आगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, है ना। चीजें समझ में आई नहीं आई थी, बोलो जल्दी से बोलो, कमेंट करो। अच्छा देखो, धोने का सोडा में क्या जाएगा? धोने के सोडे में कपड़ा धोने के लिए, सीधी सी बात है। साबुन, कांच साबुन कागज उद्योग में इसका उपयोग करते हैं। जल की कठोरता को दूर करने में इसका उपयोग करते हैं। लो साहब, चौथा नंबर और अच्छा बता दो, क्या घरों की साफ सफाई में कर लोगे? कभी कभी नहीं करोगे सोडे का उपयोग? जहां जहां कर दो तुम सोडे का उपयोग, वहां वहां लिख देना, बात खत्म हो गई, वो धावन सोडे का उपयोग हो गया। बाकी आप एक थोड़ा साइंस के अकॉर्डिंग लिखोगे तो ये पॉइंट जरूर लिखना आप। कपड़े धोने के लिए, कांच साबुन कागज उद्योग में, जल की कठोरता को दूर करने में। बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। हो गया? आगे बढ़े, जुलूस बढ़ाए। हे वो तो गंगा भी नहाएंगे, गीता भी सुनाएंगे, ज्ञान वाली बातें बड़ी बड़ी बतलाएंगे। चलिए, पीएच परिवर्तन के कारण दंत छेद किस प्रकार होता है, इसे कैसे बचा जा सकता है? बहुत ही अच्छा है। पीएच परिवर्तन के कारण दंत छेद किस प्रकार का होता है और इससे हम कैसे बच सकते हैं? देखो यहां से देखो, दांतों का जो पीएच स्तर होता है वो 7 होता है, ध्यान देना है। दांतों का पीएच स्तर कितना होता है? 7 होगा। जब मुंह का पीएच मान 3.5 से नीचे गिरने लगता है तो दंत छेद होने लगता है। दांतों में मतलब क्या होगा? बोलो, दांतों में क्या होगा? दर्द होगा। तो भैया कहाँ जाएगा? डॉक्टर कहाँ जाएगा? डांट हेड तो डॉक्टर साहब, तो भाई साहब वो दंत छेद हो रहा है उसका, है ना। बोलो, दांतों का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। जब मुंह का पीएच मान 3.5 से नीचे गिरने लगता है तो दंत छेद होने लगता है। बातें क्लियर समझ में आई? कि पीएच मान कितना है दांत का? 7। मुंह का पीएच मान किससे नीचे गिरेगा? 3.5 से नीचे गिरेगा तो दंत छेद होगा नहीं होगा? होगा। तो पीएच स्तर के गिरने के कारण, ठीक है, पीएच स्तर के गिरने के कारण और ज्यादा अम्ल होने के कारण भोजन और पेय अधिक उपयोग किए जाते हैं। मतलब ठीक है, क्या हो रहा है इसमें? पीएच स्तर गिरने का कारण क्या है? ये ऐसा बोल रहा, पीएच स्तर गिरने का कारण ये है कि ज्यादा अम्लीय भोजन खा रहे हो और ज्यादा अम्लीय पेय अधिक पदार्थ का उपयोग कर रहे हो, इसलिए दंत छेद हो रहा है। कोई पूछ ले दंत छेद के कारण, पूछ ले। देखो बेटा, ये तो दंत छेद किस प्रकार होता है, तो इसके लिए तो अपना यहाँ से अपन ने यहाँ तक कर लिया है, ये बहुत है इतना। अब पूछेगा दंत छेद का कारण बताओ, तो कारण ये है, इस लाइन को मैं एडिट कर देता हूँ, है ना। पहला एडिट करके क्या लिखना अपने को? पीएच दंत छेद मतलब दंत छेद होने का कारण। नंबर 1 क्या है? अधिक अम्लीय भोजन का उपयोग करने के कारण। लिख लेना लाइन, अधिक अम्लीय भोजन का उपयोग करने के कारण। दूसरा क्या है? अधिक पेय पदार्थ का उपयोग करने के कारण। तो सेवन करेंगे अपन उनका, तो पियेंगे, ठीक है। अधिक सेवन, कोई पेय पदार्थ है उनका सेवन करने के कारण ठंडा ज्यादा कर लो तो दांत खुले कि नहीं खुले तुम्हारा? फिर सुनी कि नहीं सुनी भैया? दांत खुले कि नहीं खुले? नहीं खुले गए? अच्छा, जिंदन खिरेगा उन दिन समझ में आएगा, बाल तो खिरी जाएगा नहीं बनोगा सही से। तो चलिए, दंत छेद के उपाय, दंत छेद के बचाव के उपाय बताओ जल्दी से। तो हमें अम्लीय भोजन का कम से कम उपयोग करना चाहिए, हमें ठंडे पेय पदार्थों का कम से कम उपयोग करना चाहिए, सेवन करना चाहिए। प्रत्येक बार भोजन के बाद दांत को मान लिया करो ढंग से। रात को सो जब भी मीठा खाई लिया करो, ठूस ठूस के। रोज दांत मत मांजा करो, उपाय है। उल्टा गिरा सर, तो उल्टा गिरा था भैया, सुधातम कर दो उनके। ठीक है, कि हमें क्या करना है? अम्लीय भोजन का सेवन कम से कम करना चाहिए, ठंडे पेय पदार्थों का उपयोग कम से कम करना है, हर बार भोजन के बाद दांत को अच्छी तरह सफाई करनी है, रात को सोते समय हमको मीठा नहीं खाना है, ठीक है। और मीठा खाने के बाद दांतों को या फिर दांतों को नियमित रूप से ब्रश करना
चाहिए, अलग अलग पॉइंट बना सकते हैं, कोई से भी, कोई एक दो भूल भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया नहीं आया बोलो हाँ ना, बड़ा है जुलूस आगे। एक बात ईमानदारी से कह दूं, भगवान की कसम इंग्लिश मीडियम वाले तरसते होंगे कि यार बाहर सब कभी कम बनाता तो कहीं मजा आता है इंग्लिश मीडियम का, सीखो मजा था इंग्लिश का। प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग लिखिए, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग देखो बेटा ध्यान देना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का मतलब क्या है, POP। तो POP का पूरा नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अच्छा इसका सूत्र पूछ लिया था, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, रासायनिक सूत्र तो कुछ भी नहीं करना है, कसोनट कूड़ो पानी है भाई, कसोनट। हाँ अरे टीबी में कितना नट रे, 4 नट रे, तो कसो CaSO4 कसो, कितना नट है कसो, और कूड़ दो पानी, और पानी कितना कूड़ना 1/2, और पानी को क्या कहते हैं H2O। लो साहब सूत्र याद हो गया, बोलो हाँ है ना, कसो नट कूड़ दो पानी। कसने कितने हैं नट को, 4, ईमानदारी से बताओ, का सो 4 नट को स्लो टिपकी मार दीजिए, 1/2 ले लेना है और पानी ऐड कर देना H2। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग की बात करें तो भाई साहब POP का उपयोग क्या है, जब मेरे शरीर का मार साहब हाथ पांव तोड़ दे मार मार के तो क्या चढ़ा होगा तुम, प्लास्टर। तो बस हड्डियों को टूटने पर प्लास्टर चढ़ाने में इसका उपयोग किया जाता है, खिलौने बनाने में, मूर्ति बनाने में, चाक बनाने में, ठीक है, इन सब बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। समझ में आ रही तो बोलो हाँ या जल्दी ना बोलो, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग बताइए, तो हड्डियों को टूटने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, खिलौने, हड्डियां टूटने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का पट्टा चढ़ाते हैं, खिलौने बनाने, मूर्ति बनाने में, चाक बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। नंबर 3 यहाँ पे मेरी तरफ से ऐड कर लेना, आपकी दीवार जो है, दीवार, दीवार, हाँ भैया दीवार। अब दीवार को तुमने क्या बनाया है, पुट्टी करोगी नहीं करो, पुट्टी करी सुनी सुनी, तो वो भी काहे की हुई है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की, ठीक है। तो दीवार को समतल बनाने के लिए लिख लेना है, नोट कर लेना अपनी कॉपी में, दीवार को समतल बनाने के लिए, बनाने के लिए। बट जिन बच्चों ने अभी तक पेड कोर्स नहीं किया है ना, पेड कोर्स कर दो, मेरी जवाबदारी, उसमें पूरा पेपर वही दूंगा आपको कि जो 99% एग्जाम हॉल में आने वाला है। कोशिश मेरी यही रहती है बच्चों के साथ अच्छे से तैयारी कराता हूँ, बाकी आप इस तरह से देख लेना। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये हमारा 16वां क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आगे बढ़ेंगे। अम्ल किसे कहते हैं, 4 अम्ल के नाम लिखो, उनके सूत्र प्रदान करो। देखो अम्ल क्या है, अम्ल वो होते हैं कि जो जल में घुलकर हाइड्रोजन धनायन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। हाइड्रोजन धनायन देंगे जल में घुल के साथ। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे खट्टे होते हैं, ठीक है, और जिनका पीएच मान 7 से कम होता है। अलग अलग परिभाषाएं लिखते हैं सर, तो ध्यान रखना है, ठीक है। अम्ल और क्षार में अंतर आपका मैंने पहले पढ़ा भी दिया है, नहीं पढ़ा है तो मैंने देखो सेट में इसको कवर करवा दिया है ना। कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस करूं, चीजों को समझो। तो वे पदार्थ जो जल में घुलकर क्या करते हैं, हाइड्रोजन धनायन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, सामान्यतः खट्टे होते हैं, इनका पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है। कितना होता है, 7 से कम होता है। 4 अम्लों के नाम, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है, HCl है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है, H2SO4 है। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या है, HNO3 है। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या है, CH3COOH है। भैया अब ये तो सूत्र तो याद करना पड़ेगा। बढ़ो जल्दी बढ़ो जल्दी बढ़ो जल्दी बढ़ो। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। आप अजैविक घटक क्या होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। देखिए अजैविक घटक का मतलब क्या है, अजैविक जिनमें जान नहीं होती है, मतलब जिनमें जीवन नहीं होगा, वो कहलाएंगे आपके अजैविक घटक, ठीक है। अच्छा जिनमें जान होगी वो क्या कहलाएंगे, फिर तो जिनमें जीवन होगा। अब जिनमें जीवन होगा वो जैविक घटक हो गए। अच्छा जीवन का मतलब क्या है, ठीक है, तमन्ना का दाई जी का नाम जीवन नहीं है,
जैविक घटक मतलब जीवन होगा तो मतलब सजीव होंगे, ठीक है भैया, क्या है, सजीव होंगे। तो वे घटक जो सजीव होते हैं, सिंपल सी परिभाषा, वे घटक जो सजीव होते हैं उन्हें जैविक घटक कहा जाता है, ध्यान देना है, जैविक घटक कहता है। और वे घटक जिनमें जीवन नहीं होता, जो निर्जीव होते हैं, निर्जीव वस्तुओं से मिलकर बने होते हैं, उन्हें कहते हैं अपन अजैविक घटक। और अजैविक घटक का उदाहरण है जल, वायु, मिट्टी, प्रकाश, तापमान आदि। और जैविक घटक के अंतर्गत क्या जाएंगे, जैविक घटक के अंतर्गत आपका रहने वाला है पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव रहेगा, ध्यान। अच्छा, जैविक घटक को 3 भागों में बांटा गया, ये चीज ध्यान रखना है, भले अजैविक घटक कुछ पर क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। जैविक घटक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं ना, तो कौन से होते हैं, यानी सजीव घटक उत्पादक के रूप में होता है, उपभोक्ता के रूप में होता है, और अपघटक के रूप में होता है, ठीक है। तो अजैविक घटक किन्हें कहते हैं कि वे घटक जिनमें जीवन नहीं होता, अजैविक घटक कहलाते हैं। उदाहरण है जल, वायु, मिट्टी, पृथ्वी, तापमान आदि, ठीक है। और जैविक बताते जिनमें जान होगा, वो 3 प्रकार के होंगे, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो ये परिभाषा आपको याद होनी चाहिए, उपभोक्ता क्या होता है, ये चीज आप पढ़ना है ना, ठीक है, क्योंकि अपन यहाँ क्लियर कर रहे हैं वो। बाकी उत्पादक तो आपको पता ही, जो स्वयं प्रकाश, बाकी परिभाषा तो मैं भी बता सकता हूँ, पर अब वीडियो लंबा नहीं करूंगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना बेटा। एक पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला में विभिन्न पोषी स्तर के प्राणियों के केवल नाम लिखना है। किसी एक पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखला के विभिन्न पोषी स्तर में प्राणियों के केवल नाम लिखना है। तो देखो क्या आएगा यहाँ पर इसका आंसर, ठीक है। एक पारिस्थितिक तंत्र में की आहार श्रृंखला के विभिन्न पोषी स्तरों के प्राणियों के नाम। उत्पादक, उत्पादक में आपका जाएगा घास। प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता में आ गया हिरन। द्वितीय उपभोक्ता में आ जाएगा शेर, आया सही में, यानी घास को खाएगी हिरन, हिरन को निपटाएगा शेर। और पहला उत्पादक हो जाएगा, दूसरे वाला प्राथमिक उपभोक्ता और तीसरे वाला द्वितीय उपभोक्ता। यहां से देख लो, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो है आपका धातु और अधातु में अंतर। देखो बेटा, अंतर है भौतिक गुणों के आधार पर, ध्यान देना है। इसका अंतर 3 तरीके से पूछा जा सकता है, भौतिक गुणों के आधार पर, रासायनिक गुणों के आधार पर, ठीक है, जो कि मैंने आपको सेटे में कंप्लीट भी करा दिया है। और एक नॉर्मल पूछेगा धातु और अधातु में अंतर। तो जब धातु और अधातु में अंतर पूछे तो भैया ये इसके आधे पॉइंट लिख देना, आधे रासायनिक वाले के लिख देना, ये है भौतिक वाला, ठीक है। और यदि पूछोगे भौतिक आधार पे पूछोगे तो ये सारे के सारे पॉइंट ये लिखने। और रासायनिक पूछोगे तो रासायनिक है, जैसे धातु, धातु है धनायन, ठीक है, धातु है इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, अधातु है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, ये धनायन बनाती है, ये ऋणायन बनाती है। वो जो सारी चीजें अपन ने पढ़ी वहां रासायनिक वाले में, वो आपका रासायनिक हो जाएगा। अब ये भौतिक गुण पढ़ रहे हैं, सिंपल सी बात है ना। यदि कोई पूछ ले कि धातु के भौतिक गुण, तो धातु के भौतिक गुण में भी इधर का एरिया लिख देना है। अधातु के भौतिक गुण, तो यह धातु भौतिक गुण हो गया। मतलब ये जो अंतर है दोनों के, ये अंतर में आपके गुण भी बन गए, विशेषता बन गई, सब हो गया। देखो, धातु सामान्यतः चमकीली होती है, अधातुओं में चमकता का गुण नहीं पाया जाता है। पहला पॉइंट क्या लिखोगे, धातु सामान्यतः चमकीली होती है, अधातु चमकीली नहीं होती। अधिकतर धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है, अधातु जो है ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। मतलब ये धातुएं कठोर होती है, अधातुएं मुलायम होती है। धातुओं में आघात वर्धिता का गुण पाया जाता है और इनमें आघात वर्धिता का गुण नहीं पाया जाता है। इनमें कौन सा गुण पाया जाता है, भंगुरता का गुण पाया जाता है, ठीक है भैया। बोलो जल्दी, बोलो जल्दी, बोलो क्या बोला मैंने, कि धातुएं कठोर होती है, अधातुएं मुलायम होती है, धातुएं सामान्यतः चमकीली होती है। कोई जरूरी नहीं चमक अमक ये लिखो, ये कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये है केवल डायरेक्ट पॉइंट भी लिख सकते हैं। धातुएं चमकीली होती है, अधातुएं चमकीली नहीं होती। धातुओं में कठोरता का गुण पाया जाता है, अधातु में मुलायम होती है, ठीक है। धातु आघात वर्धित होती है, मतलब ये इन्हें पीटने पर चादर के समान फैल जाती है, इन्हें पीटते हैं तो ये भंगुरता, इनमें आघात वर्धिता का गुण पाया जाता है और इनमें भंगुरता का गुण पाया जाता है। ये धातुएं तन्य होती हैं, अधातुएं तन्य नहीं होती। धातुएं विद्युत और उष्मा की सुचालक होती है, अधातुएं उष्मा और विद्युत की कुचालक होती है। कोई से भी 3 पॉइंट याद कर लेना, 3 से ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, कर पाओगे, बहुत सारे पॉइंट हो गए।
जल्दी बोलो जल्दी बोलो। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित को परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, तो देखो निष्कर्षण प्रक्रम में सल्फाइड अयस्क को भर्जन द्वारा कार्बोनेट अयस्कों में को निस्तापन द्वारा ऑक्साइड में बदला जाता है। यह इसलिए किया जाता है क्योंकि सल्फाइड या फिर कार्बोनेट की तुलना में धातु ऑक्साइड से धातु का अपचयन कर उसे शुद्ध धातु के रूप में प्राप्त करना और आसान होता है। ये कर लेना, आप नहीं भी करोगे तो इतना इंपॉर्टेंट है ये नहीं है, पर करके लेके जाना है। अगला क्या है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। ये 3 पादप हार्मोन्स के नाम बताओ, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, कोई भी आप लिख सकते हैं 3 के नाम। कार्य देखो, ऑक्सीजन क्या करता है, पत्तियों को गिरने से रोकता, पहला कार्य इसका। दूसरा क्या है, पौधों की गतियों को नियंत्रण करता है। हो गया दोनों कि ऑक्सीजन का काम क्या है, एक तो ठीक है पत्तियों को गिरने से रोकता है और पौधों की गतियों को बढ़ा नियंत्रण करता है। जिबरेलिन, देखिए जिबरेलिन का काम क्या है, बोने पौधों की लंबाई में वृद्धि करता है, बीजों के शीघ्र अंकुरण करने में सहायक होता है। अगला है आपका साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन में क्या आएगा, प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। साइटोकाइनिन का काम क्या है, पहला हो गया इसका कि प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होगा, और दूसरा है कोशिका और तने की लंबाई में वृद्धि करता है। ये हो गया हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। अच्छा, अब अगला देखते हैं, प्रतिवर्ती चाप। देखिए बहुत बढ़िया चित्र है, 99% चांस है इस साल इसके आने के। ठीक है, कर लेना है। अब है आपका चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, बहुत ही बढ़िया है ये, है ना। देखिए देखो भैया, थोड़ा आत्मा सुधा कर लूँ। देखिए देखिए भैया, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव बंद वक्र बनाती है। बंद वक्र का मतलब क्या है, जैसे ये डिब्बा है और ये रेखाएं इससे निकल रही है, तो ये एन ध्रुव और ये एस ध्रुव है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव क्या बंद वक्र बनाएगी, ये से जाएगी, ये यहाँ से यहाँ तक, दशा यहाँ से यहाँ तक, इस तरीके से, इस तरीके। अब तो खुद ही बताओ, तुम खुद ही बताओ भैया कि ये मेरे भैयू, मेरे बाबू, मेरे सोना, ठीक है, बाद में मत रोना, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई कर लो, बढ़िया से अच्छे नंबर स्कोर कर लो, है ना। मेरी भी आत्मा तृप्त हो जाए कि मैंने मेहनत करी, वो सफल हो जाए ना। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र जो रेखाएं होती है वो कौन सी दिशा से निकलती है, पहले तो मेरे को बताओ। ये एन ध्रुव से निकलती है और एस पर समाप्त होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एन ध्रुव से एस ध्रुव की ओर जाती है। ठीक है, और ये सदैव, ये रेखाएं सदैव बंद वक्र होती है। ये उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर जाती है। बस ये याद करने की जरूरत नहीं। देखो मैं बताऊं आपको पॉइंट, आपको क्या करना है, पहला पॉइंट करना है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एन ध्रुव से निकलती है और एस ध्रुव की ओर जाती है। हो गया। दूसरा पॉइंट लिखोगे, ये सदैव बंद वक्र बनाती है। तीसरी कि ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेगी, ये जो मैंने बताई नहीं अभी न्यू ऐसी कि भले कितनी बनाओगे ऐसा ऐसा, तो ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। ठीक है, तो नहीं काटती है। चौथा क्या है, जल्दी बोलो। जहां क्षेत्र रेखाएं अधिक सघन होती है वहां चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। ठीक है, और जहां विरल होती है वहां चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होता है। तो 3 पॉइंट तो ये यहाँ पे यही से इसका। ठीक है, पहला पॉइंट आपका देखो ध्यान से, पहला पॉइंट में क्या है, आपको ये यहाँ से यहाँ तक लिखना है। दूसरे में क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ये दूसरा भी हो गया, तीसरा भी ये हो गया। चौथा क्या लिखोगे, ये इन ध्रुव से इस ध्रुव की ओर निकलती है। बस खत्म हो गया। आ गया भैया, जल्दी बोलो। तो 3 पॉइंट लिखने थे, 4 बता दिए। कर पाओगे तो बोलो हाँ जी। अब हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम यानी कि बाएं हाथ का नियम आपको समझाना है। बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखो, फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम में क्या करना है आपको, इसमें इसको याद करते समय आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, एक आएगी आप में इसकी तर्जनी। ठीक है, क्या शब्द आएगा इसमें, तर्जनी। दूसरी आएगी मध्यमा,
तीसरा आएगा इसका अंगूठा। पहली क्या है तर्जनी, दूसरी है मध्यमा, तीसरा आएगा अंगूठा। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि यदि हम हमारे बाएं हाथ को इस तरह फैलाए, किस तरह फैलाएं कि जो तर्जनी है, मध्यमा है और अंगूठे को, यदि हम हमारे बाएं हाथ की, बोलो जल्दी से, यदि हम हमारे बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं। सुन रहे हो, किसको फैलाना है? तो तर्जनी को, यानी चिठी अंगली जिसको बोलो उसको कहते हैं तर्जनी, मध्यमा मतलब बीच की उंगली हाथ की, और अंगूठा तो तुम्हारा माला ठुस्सो, ओए ठुस्सो, ठीक है। तो पहली क्या है तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा। ये कहना चाह रहा है कि इस नियम के अनुसार यदि हम बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाए कि जो तर्जनी है, तर्जनी किसकी दिशा बताएगी? तर्जनी बताएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ध्यान देना है, तर्जनी किसकी दिशा बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। नोट करते जाओ जो बता रहा हूं उसको, चीज को, है ना। तर्जनी किसकी दिशा बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। मध्यमा क्या बताएगी? ठीक है, चालक में प्रवाहित धारा की दिशा। चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा। विद्युत धारा की दिशा याद करना है, आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, नहीं तो पता चलता मैं धारा की बता सकता था। तर्जनी किसकी दिशा बताएगी? ये वर्ड याद रख लो आप। तर्जनी बताएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। मध्यमा क्या बताएगी? चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा। तो यदि ये दोनों चीज ऐसा करेगी तो अंगूठा बताएगा चालक पर लगने वाले बल की दिशा। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रही है, मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा बताएगी, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा बताएगा। बोलो हाँ या ना, फिर से बोलो, अब तरीके से बोलना है इसको। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, ठीक है, यदि हम हमारे बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाए कि तीनों क्या है, एक दूसरे के परस्पर लंबवत है, तो तर्जनी यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रही है, मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा बता रही है, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। ये दो सामने वाली बताएगी तो अंगूठा बताएगा। ये कहना चाह रहा है कि यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर बताएगी और मध्यमा मध्यमा जो है चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा बताएगी, तो अंगूठा जो है चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। तो तीन शब्द आपको याद करने ही पड़ेंगे, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा, ठीक है, चालक में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा, और अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। बस ये याद हो गया आपका, समझोगे तो समझ में आ भी गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ाएं जुलूस, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। चलो एक बार और रिपीट कर देता हूँ, जस्ट 1 मिनट में बोलो परिभाषा मेरे साथ, याद हो जाएगा अभी कभी में। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, ठीक है, क्या बोली लाइन मैंने पहली कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि हम तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाए कि ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, तथा यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में बहने वाली विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करे, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की ओर संकेत करेगा ही करेगा। बस यही क्या है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है। हो गया जल्दी बोलो। अब क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है उसको समझो ध्यान से। अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या आएगा, जब दो अभिकारक विलयन आपस में अभिक्रिया करते हैं, जब दो अभिकारक विलयन आपस में अभिक्रिया करते हैं और अविलेय ठोस बनाते हैं, ना घुलने वाला ठोस बनाते हैं, जैसे यहाँ पर AgCl लिखा है, ठीक है, AgNO3 ने NaCl के साथ क्रिया करी। ध्यान से सुनना है, जब दो अभिकारक विलयन आपस में, ये दोनों ही कौन सी अवस्था में विलयन, AQ का मतलब समझते हो, विलयन अवस्था, और ये एस जो लिखा है इसका मतलब सॉलिड। तो जब दो अभिकारक विलयन आपस में अभिक्रिया करते हैं
और एक ठोस उत्पाद बनाएंगे, पर वो कैसा रहेगा, आविले ठोस उत्पाद बनाते हैं। तो और उस विलयन में उस ठोस के कण अवक्षेपित रहते हैं, तो इस क्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। देखो समीकरण समझो इसका, AgNO3 प्लस NaCl, यहाँ से ये धनायन है, ये ऋणायन है, ये धनायन है, ये ऋणायन है, यानी Ag के पास कौन चला गया, Cl, तो हम आ गया AgCl प्लस, बचा क्या है, ये धन है तो इसको आगे लिखो, Na के पास क्या आया है, NO3 आया, जो आगे का आगे था पीछे का पीछे लिख दे जोड़ के, बस कुछ नहीं करा। ठीक है, ये आपके सामने देखो समीकरण, याद कर लोगे, जल्दी बोलो, आगे बढ़ने तो जुलूस को। वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। देखो मैग्नीशियम रिबर पर, ठीक है, एक धूसर रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड की सुरक्षात्मक परत जम जाती है। ठीक है, मैग्नीशियम रिबर के ऊपर क्या बात है, एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक सुरक्षात्मक परत जम जाएगी। उसे हटाने के लिए वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है, क्योंकि यह परत मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से क्रिया करने से रोकती है। और ये एग्जाम में आपको कई बार आ भी गया होगा अर्धवार्षिक, और आपके सर ने इनको याद ही करा दिया होगा कि वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। ये याद है, अलग अलग उत्तर करते बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भैया यदि धूसर रंग की परत जम जाएगी, उसके ऊपर एक धुंधली परत जम जाती है, उस परत को हटाने के लिए पहले इसको साफ किया जाता है, उसके बाद में ही जलाया जाता है। क्यों, क्योंकि ये परत जो है इसको ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करने देगी। तो मैग्नीशियम प्लस मैम प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 का जिसे गुना करूंगा तो 2 का गुना यहाँ भी करना पड़ेगा, खत्म कर पाओगे। उष्मा छेपी और उष्मा शोषी अभिक्रिया को तो बिल्कुल नोट ही कर लो, इस साल के लिए नोट कर लो, 100% है। उष्मा छेपी और उष्मा शोषी अभिक्रिया, देखो वे अभिक्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है, ठीक है, उष्मा का उत्सर्जन होगा कैल्शियम CaO प्लस H2O, क्या बना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना CaOH2 प्लस H2 उष्मा। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस उष्मा, तो वे अभिक्रिया जिनमें उष्मा का उत्सर्जन होता है उष्मा छेपी अभिक्रिया कहलाती है। अच्छा, उष्मा छेपी अभिक्रिया का उदाहरण क्या है, श्वसन की क्रिया, लकड़ी का जलना, बादलों से वर्षा का होना, ये आपकी उष्मा छेपी अभिक्रिया के उदाहरण है। बाकी उदाहरण बेटा इस समीकरण के रूप का ही आपको लिख के आना है, थोड़ा व्यवस्थित है, कर पाओगे उष्मा छेपी अभिक्रिया में, बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, कि वे अभिक्रिया है जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है उष्मा छेपी अभिक्रिया कहलाती है। उष्मा छेपी अभिक्रिया का उदाहरण ही आपके सामने है। अब इसी के अंतर्गत है उष्मा शोषी। शोषी का मतलब क्या होगा, ये उष्मा का अवशोषण इसमें होगा। ठीक है, ये अंदर ग्रहण करेगी उष्मा को, क्या करेगी, उष्मा को ग्रहण करेगी, उसे कहते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। देखो कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, इसने अंदर ली एनर्जी, एनर्जी का मतलब क्या हो गया, उष्मा ली, और बनाया क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। सही में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस उष्मा और CaO3 प्लस O2 कर लोगे। अन्य उदाहरण भी है इसके, बर्फ ने उष्मा ग्रहण करी, मतलब गर्मी ली उसने भीतर, जब जाकर तो पानी बना, फिर वो गर्म हुआ जब तो पानी बना, जमा था नहीं तो ठंडा था, ठंडा में गर्मी गई तो पानी बन गया। जल से वाष्प का बनना, बर्फ का पिघलना, बेटा अंत में ये याद करना है। यदि परीक्षा में पूरी तरह भूल जाओ तो फिर ये तुक्का मार देना है, बाकी वो ऊपर से हाले का समीकरण तो आपको लिखना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, बस है, हो गया। क्वेश्चन नंबर, अब आगे बढ़ते हैं। खुले रंध्र और बंद रंध्र का इमेज आपको लगाना, जो कि आप इस तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका अथवा क्या कह रहा है, रक्त और लसिका में अंतर। देखो रक्त क्या है, रक्त का रंग जो है, रक्त लाल रंग का संयोजी ऊतक होता है, ये रंगहीन संयोजी ऊतक होती है लसिका। इसमें अधिक प्रोटीन पाए जाते हैं, इसमें कम प्रोटीन पाए जाएंगे। सिंपल है, सिंपल वे में सबसे सरल तरीके से लिखा है। क्या बोल रहा है, रक्त में कि रक्त लाल रंग का संयोजी ऊतक होता है, लसिका रंगहीन संयोजी ऊतक है, इसमें अधिक प्रोटीन पाए जाते हैं, इसमें कम प्रोटीन पाए जाएंगे। बोलो 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 बोलो। इसमें लाल रंग रक्त कणिकाएं उपस्थित होती है, इसमें लाल रक्त कणिकाएं नहीं उपस्थित होती है। इसमें उत्सर्जित पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं, इसमें उत्सर्जित पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये यहां से हो गया इतना, कर पाओगे, जल्दी बोलो।
कर लोगे अंतर, नॉर्मल बात है बेटा, है ना। अब ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 22 तक आपका कंप्लीट हो गया है ना। अब मैं क्वेश्चन नंबर 23 आपको बता देता हूँ। आप देखिए क्वेश्चन नंबर जो 23 है वो अपन देख लेते हैं यहाँ से। क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। ये पीडीएफ में नहीं था, मैंने अलग से भी बना के आपके लिए बनाया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ये आपका 4 सेंटीमीटर वाला है और इसके नीचे वाला देखो, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता 2D है या किस प्रकार का लेंस है, ठीक है। तो देखो यहाँ से अवतल अवतल दर्पण का उपयोग है इसके अथवा में। तो देखो ये यहाँ से आपका 4 सेंटीमीटर वाला है ना। देखो ये 2 क्वेश्चन है आई इम्पोर्टेंट, ये दोनों का आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। ये आपका पहला हो गया, हाँ तो ऐसे ही दोनों का एक साथ ही आएगा, तो हो गया। तो ये है आपका और ये है, इसको मैंने प्रॉपर वीडियो में बताया भी है। चाहो तो आप इस प्रश्नों को इस हिसाब से या मतलब सर्च कर लेना, इसको भी सर्च कर लेना है। और बाई एनसीईआरटी कोचिंग लिख लेना, आपको जैसा क्वेश्चन बोल दो किसी ऑटोमोबाइल के पीछे का दृश्य देखने के लिए बाई एनसीईआरटी कोचिंग, तो ये भी आ जाएगा। और ये बोल देना कोई 4 सेंटीमीटर का साइज बिंब का 5 सेंटीमीटर रखा है बाई एनसीईआरटी कोचिंग। क्या बोलोगे? एनसीईआरटी, अपने चैनल का नाम बोलना बस। तो दोनों क्वेश्चन को आप समझ लेना, इनमें दोनों में से एक आपका 100% आएगा। अब एक उत्तल और अवतल दर्पण है, जिसमें से अवतल का तो हो गया है, उत्तल का करना है। तो वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। छपाई के अक्षरों को पढ़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। जब छोटा प्रतिबिंब बनाने के लिए, आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है भैया। तो ये हो गया आपका अवतल दर्पण के उपयोग, देखो जो कि आपको पूछा गया था ना। अब उत्तल का क्या है, उस साल आ चुका था, तो 99% चांस उत्तल के है, अवतल का आ चुका था, मतलब उत्तल का है आने का, है ना बेटा। चलिए अब इसमें कौन सा क्वेश्चन रह गया अपना, कौन सा क्वेश्चन रह गया, जल्दी बोलो फटाफट। ये रह गया है ना, ये वाला। उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसकी क्षमता जो है -2D है। कितनी है? -2D है। देखना ध्यान से, ये है क्वेश्चन, -2D है लेंस की क्षमता, कितनी है? 2D। और बताइए ये किस तरह का लेंस है, ध्यान देना है। तो हम लिखेंगे P = 1/f, ऐसा लिखोगे, यहाँ करके लिख देना, यहाँ P = होता है 1/f, हो गया था। अब आगे बढ़ाओ जैसे, तो P बराबरी पे 1/-2, बोलो जल्दी बोलो, ठीक है। अब जैसे इसको काटोगे तो ये भाग जाइए कि 0 दशमलव लगाओगे, ऊपर 0 बढ़ेगी, 5 दूने 10। तो P = कितना आ गया है? P = आ गया आपका -5 सेंटीमीटर। F बराबर भी कितना आ जाएगा आपका? -0.5। अभी किस में निकला है? ये डायोप्टर है, तो मीटर में है, क्योंकि अपन ने लिखते कि इसको मीटर में, F मीटर में, ये सूत्र है अपना। तो 0.5 मीटर आ जाएगा, ठीक है। और हम जानते हैं, ये लिख देना आपको यहाँ पर, ये तो प्लस में आया है यहाँ, तो सॉरी माइनस में आया नहीं, क्योंकि हम जानते हैं अवतल लेंस की जो क्षमता होती है ये ने, ठीक है। अवतल लेंस की जो क्षमता होती है, अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, तो ऋणात्मक तो इसी है, ऋणात्मक हो गया, तो इसलिए मानेंगे कहता है ये अवतल लेंस है, लिख दोगे भैया। बाकी इसको आप प्रॉपर कर लेना, यहाँ पे अपन स्क्रीनशॉट नहीं लगा पाया, नहीं मिला था पीडीएफ में अभी, इसलिए। तो ये आपको कंप्लीट कर लेना इस तरीके से बेटा। मैंने आपको सेट बी जो है ना पूरी तरीके से कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। आशा करता हूँ यह क्लास बहुत ही आपको पसंद आई होगी, इंटरेस्टिंग क्लास थी। मैंने इसमें मेरी तरफ से कोई कसर नहीं रखी है, ठीक है। पूरी ईमानदारी से मैं बताऊँ आपको, तो अब बजे हैं 3:25 रात को ये वीडियो शूट किया मैंने, ठीक है। तो इसलिए किया है कि हमारे बच्चों को अच्छी तैयारी करा सकूँ, बस और कुछ नहीं है। तो आपका भी उद्देश्य यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो। और अभी तक आपने मॉडल पेपर नहीं लिए हैं ऐप के अंदर वाले, और सॉल्यूशन नहीं लिया है, नोट्स नहीं लिखे, ठीक है, सब कुछ आपको मिल जाएगा, प्रॉपर तरीके से गाइडेंस दे दूंगा, ठीक है। और स्पेशल पीडीएफ जरूर देख के जाना बेटा, है ना। यहाँ तो मैं समझा रहा हूँ, स्पेशल पीडीएफ जिन बच्चों ने नहीं ली देख लेके जाओ। पहली बार चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।